क्रिस्टोफर मेयर इस बुक के थ्रू बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में उन कंपनी को कैसे ढूंढें जो हमारे पैसों को 100 गुना कर सकती है। सन 2011 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां इन्वेस्टर चार्ल्स आखरी ने स्पीच दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने सन 1972 में एक किताब पढ़ी थी 100 to 1 इन स्टॉक मार्केट बाय थॉमस की। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे असली पावर समझ में आई कंपाउंडिंग कैपिटल की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि मेरी इन्वेस्टिंग सक्सेस में इस बुक का बहुत बड़ा रोल है। जहां बड़े बड़े दिग्गज जैसे पीटर लंच बात कर रहे थे 10 बैगर्स की, और वहीं थॉमस उसी बुक में बात कर रहे थे 100 गुना की, यानी नॉर्मल से भी 10 टाइम्स। इस बुक के ऑथर क्रिस्टोफर मेयर बताते हैं कि उन्होंने जल्दी से उस बुक को खरीदा और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ा और ये कहा कि ये मेरी फेवरेट बुक बन चुकी है इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ये बुक उनके उस बुक को पढ़ने के बाद लिखी गई है। या यूं कहें कि ये एक अपग्रेड वर्जन है। ये किताब 100 बैगर्स ऐसे स्टॉक्स के बारे में है जो हर $1 के इन्वेस्टमेंट पर $100 रिटर्न देते हैं। इसका मतलब ये है कि $10,000 का इन्वेस्टमेंट करने पर $10 लाख में बदल जाता है। और इस बुक के जरिए राइटर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये आपको एक इम्पॉसिबल थॉट लग रहा होगा, शायद मैं भी आपसे अग्री होता अगर मैंने भी इन 100 बैगर्स के मैजिक को अपनी आंखों से नहीं देखा होता। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं और मेरी तरह आप भी अपने स्टॉक से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आपको मेरी बात जरूर सुननी चाहिए। भले ही आपने कभी भी 100 गुना का प्रॉफिट नहीं कमाया हो, लेकिन यकीन मानिए ये कॉन्सेप्ट आपको एक बड़ा प्रॉफिट कमाने में मदद जरूर करेगा और आपको उन बेकार शेयरों से दूर रखेगा जो कहीं नहीं जाते। यदि आप वास्तव में शेयरों में श्योर शॉर्ट प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो ये बुक आपके लिए ही बनी है। इससे पहले कि मैं 100 बैगर्स को खोजने के तरीके के बारे में आपको डिटेल में बताना शुरू करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जो आपको इसके कंप्लीट प्रोसेस को समझने में आपकी लास्ट तक मदद करेगा। इस बुक की कहानी सन 2011 में शुरू होती है। उस साल मैं कॉन्फ्रेंस में ग्रेट इन्वेस्टर चार्ल्स टी चक आकरे से मिला और मैंने उनके द्वारा दिए गए नोट्स भी पढ़े। आकरे एक महान निवेशक हैं और इन्वेस्टमेंट फील्ड में शायद ही कोई होगा जो उन्हें नहीं जानता। उस दिन उनकी बातचीत का टॉपिक था एन इन्वेस्टर्स ओडिसी, द सर्च फॉर आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स। मैं उनसे मिलकर बहुत इम्प्रेस्ड था। उस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बुक की बहुत तारीफ की 100 to 1, जिसे लिखा था थॉमस फेल्प्स ने 1972 में। इस बुक में उन्होंने 100 गुना प्रॉफिट कमाने के सभी तरीकों के बारे में बड़ी ही डिटेल से बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बुक के जरिए कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर पर भी बहुत जोर दिया था। इसके अलावा आप शायद पीटर लिंच को भी जानते हो, यदि नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं और साथ ही इन्होंने भी कई किताबें पढ़ी थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, लेकिन मैंने इन किताबों के बारे में कभी नहीं सुना था। इसलिए मैंने तुरंत एक कॉपी वहां से खरीद ली और पढ़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही वो किताबें मेरी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट बुक्स में से एक बन गईं। क्रिस्टोफर डब्ल्यू मेयर कहते हैं कि अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंसान की हर एक समस्या एक इन्वेस्टमेंट को जन्म देती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास हमारी करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत है, तो हर एक मानवीय समस्या एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मार्केट के अप डाउन्स पर नहीं। वो बताते हैं कि फेल्प्स ने मुझे कंपनियों की एक लंबी लिस्ट के थ्रू एक फाइनेंशियल हिस्ट्री बताई जो उन कंपनी के अर्निंग पर शेयर, इक्विटी पर रिटर्न और दूसरी कई फाइनेंशियल एनालिसिस पर आधारित थी। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति मेरे बताए इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए सिर्फ स्टॉक्स खरीद के रख लेता है, तो भी वो आने वाले समय में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकेगा। और यही इसकी बुनियाद है। वो अपनी इस बात को बताते हुए अपने एक दोस्त का किस्सा शेयर करते हैं जिसका नाम कार्ल पेटिट था, जो कि एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर भी थे। वो बताते हैं कि उसने अपना ब्रोकरेज व्यवसाय शुरू करने के लिए कई साल पहले IBM स्टॉक के अपने शेयर बेच दिए थे। उसने उन्हें $10 लाख में बेच दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज उसके बेचे हुए $10 लाख के शेयर्स की वैल्यू आने वाले समय में $2 अरब हो जाएगी, जितना उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमाई की थी। इस विषय में उनका हमेशा ही ये कहना है कि जो तलवार के दम पर जीता है वो तलवार से ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कभी भी शेयर बाजार की कीमतों के अप डाउन के साथ जुआ खेलने की कोशिश नहीं करेगा। और ऐसा इसलिए नहीं कि उसे प्रॉफिट कमाना पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका अनुभव ये कहता है कि इतिहास गवाह है कि इस मार्केट में डेली ट्रेडिंग करके कोई भी अमीर नहीं बना है। उनका कहना है कि सबूत बताते हैं कि शेयर बाजार में जो सही खरीदारी करता है उसे तेजी से दौड़ने के लिए स्थिर रहना चाहिए। और ये वास्तव में एक बढ़िया एडवाइस है।
वो अपनी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस के तौर पर कहते हैं कि निवेश के बुनियादी नियमों में से एक ये है कि अगर आप वास्तव में एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने शेयर्स को सिर्फ इसलिए मत बेचें क्योंकि उसकी कीमत ऊपर या नीचे चली गई है, या एक एवरेज बनाने के लिए उसे मार्केट में ऊपर सेल करके नीचे खरीदने की उम्मीद करें ताकि आपको डेली मार्केट में भी कुछ इनकम होती रहे। यकीन मानिए ये गलत है। उनका कहना है कि इस तरह की हर सेलिंग के साथ आप अपने नुकसान के और करीब बढ़ते जाते हैं। भले ही आपने एक या दो बार अच्छा पैसा कमाया हो इस तरह से, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट का सही तरीका नहीं है। उनका कहना है कि आपके द्वारा की गई हर एक इन्वेस्टमेंट एक निश्चित टाइम लेती है। आपके अपने निश्चित टारगेट के लिए, जैसे जो कंपनीज आपको हर साल 14% का इंटरेस्ट पे कर रही हैं, उन्हें आपको 100x रिटर्न देने में 35 साल के लगभग लगते हैं। वहीं जो कंपनीज आपको 16 से 17% का इंटरेस्ट हर साल पे कर रही हैं, उन्हें 100x रिटर्न देने में आपको 30 साल के लगभग लगते हैं। ठीक ऐसे ही 20% वाली को 25 साल और 25 से 26% वाली को 20 साल के लगभग का समय लगता है। और यदि आप अपने शेयर्स को ढूंढने में थोड़ी अच्छी मेहनत करेंगे तो मार्केट में आपको कुछ कंपनीज ऐसी भी मिलेंगी जो हर साल 36% या उससे ज्यादा का रिटर्न भी दे रही होंगी। और ऐसी बेहतरीन कंपनीज आपको मात्र 10 से 15 साल के अंदर ही आपको करोड़पति बना सकती हैं, वो भी मात्र 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में। मैं कुछ रियल लाइफ स्टोरीज को शेयर करते हुए बताते हैं कि ये इतना इजी प्रोसेस है कि इसे कोई भी कर सकता है। दरअसल किसी स्टॉक में $10,000 का इन्वेस्टमेंट करना और कुछ साल बाद $1 मिलियन लेकर चले जाना पूरी तरह से जादुई लगता है, लेकिन ये वास्तव में पॉसिबल है। ये कोई ख्याली बातें नहीं है। इसलिए चलिए इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उठा के देखते हैं। क्रिस्टोफर मेयर एक एग्जाम्पल शेयर करते हुए कहते हैं कि अब अगर आप सोचते हैं कि ये 100 बैगर मोटिव इम्पॉसिबल है तो बस एक यंग बच्चे के रूप में सोचें। यदि मैंने एक्सॉन मोबिल का शेयर जमा करना शुरू किया था तो इसमें किसी जीनियस या स्टॉक स्पीकर की जरूरत नहीं थी। मैंने बस थोड़ा दिमाग पर जोर दिया और दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार का शेयर खरीदा जो लगभग 100 सालों से मौजूद है, और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और लाइफ टाइम खरीदते रहा। कोई तनाव नहीं, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ही रूढ़िवादी बैलेंस शीट है। और आप अंदाजा लगाएं कि सन 1971 में एक्सॉन में $1 का मूल्य आज कहां होगा। मेरी गणना के अनुसार $418 प्लस, और इसके साथ ही उन सभी सालों में एक अच्छा डिविडेंड भी कैश किया गया। ये वास्तव में अच्छा है ना? हर किसी की कुछ न कुछ ऐसी ही कहानी होती है। ठीक है, एक और किस्सा आपको बताता हूं क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। लगभग 1969-1970 में जब सियाटल का मार्केट में बहुत ज्यादा बोलबाला था, ऐसे में मेरे एक मित्र ने उसी समय सियाटल में एक अपार्टमेंट हाउस बेचा था और टैक्स पे करने के बाद लगभग $1 लाख कमाए थे। उनका विचार था कि बोइंग कंपनी के शेयर के लिए हालात इससे भी बदतर नहीं हो सकते, ये बहुत ज्यादा डाउन पर है। इसलिए उन्होंने $9.50 पर शेयर पर 10,000 शेयर खरीदे। लगभग 10 वर्षों के अंदर उसे लगभग उतना ही एनुअल कैश डिविडेंड मिल रहा था जितना उसने स्टॉक के लिए पे किया था। और पिछले कुछ वर्षों में उसके सभी स्टॉक डिविडेंड्स और स्प्लिट्स के साथ उसके उस स्टॉक की वैल्यू 100 से भी ज्यादा बैगर की हो चुकी थी। जितना मुझे याद है कि अभी भी 2002 में उन्होंने कोई शेयर नहीं बेचा था। कहने का सेंस बस इतना है कि आपको स्थिर बैठना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। और अपने पैसे को खुद ब खुद अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखने से अच्छा क्या हो सकता है। मेयर कहते हैं कि जब हमने 100 बैगर प्रोसेस को फॉलो करना शुरू किया और इसके बारे में लिखना शुरू किया तो मुझे उन रीडर्स से बहुत सारे ईमेल मिले जिन्होंने 100 बैगर हासिल किया था। लोगों ने मुझे अपनी कहानियां सुनाई और मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी कि उनमें से कोई भी MBA करा हुआ या हेज फंड में या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ऐसा नहीं था। और अच्छी बात ये थी कि जो रूल्स या फॉर्मूलाज उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से सीख कर अप्लाई करे थे वो लगभग सेम थे तब्स के बताए रूल्स के। 30 सालों से एक एक्टिव निवेशक और व्यापारी के रूप में मुझे ये एहसास हुआ है कि ये 100 बैगर अप्रोच और फिलॉसफी वो तरीका है जिसमें व्यक्ति को जीवन भर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यदि किसी को एक यंग पर्सन के रूप में इस स्टडी के गाइडेंस मिल सके तो उसकी लाइफ बन जाएगी। काश मुझे भी ये बात पता होता जब मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। मैं न केवल अमीर होता बल्कि उन सभी सालों में मेरी लाइफ की कंडीशन भी काफी बेहतर होती। मेयर इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि यदि आपके पास लंबा रुकने के लिए धीरज है और आप कुछ खास मामूली चीजों को करने के लिए तैयार हैं, तो ये काम आपके लिए एक आसान फाइनेंशियल खेल की तरह है जहां आपको सिर्फ कुछ 3-4 चीजों को मैच कराना है और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर यह अनुमान लगाना है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। कहने का मतलब कुछ ये है कि जैसे आज के समय में
कोई भी बता सकता है कि एआई और रोबोटिक्स आने वाला भविष्य है, या फिर जल्दी ही दुनिया भर की सरकारें पावर सोर्स को ईंधन से पूरी तरह फ्री कर देंगी, जैसे सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, या सोने की शॉर्टेज हो जाएगी। ये सब वो विचार हैं जो आजकल बच्चे भी जानते हैं, जैसे हमारे मोबाइल और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सभी एआई बेस्ड हो रहे हैं। पेट्रोल और दूसरे ईंधन का पर्यावरण पर गलत प्रभाव हो रहा है। रोबोटिक्स के लिए गोल्ड की जरूरत और उसकी खपत ज्यादा होने के कारण उसकी डिमांड बहुत हाई होने वाली है। बस यही वो ऑप्शंस हैं जिनसे आपको अपडेट रहना है और अपने इन्वेस्टमेंट को जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना है। क्या आपने कभी कॉफी कैन पोर्टफोलियो के बारे में सुना है? कॉफी कैन पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट पुराने पश्चिम की याद दिलाती है, जब लोग अपनी कीमती चीजें कॉफी कैन में रखकर गद्दे के नीचे रखते थे। ये थॉट बिल्कुल वैसा ही है। आप सबसे अच्छे स्टॉक ढूंढकर उन्हें 10 सालों तक अपने पास रख लेते हैं और भूल जाते हैं। ऐसे पोर्टफोलियो के साथ आपको प्रैक्टिकल रूप से कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी नॉर्मल सेविंग के साथ भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई स्पेशल बड़ी इन्वेस्टमेंट या कटौती करने की जरूरत नहीं है और इसे मैनेज करना निश्चित रूप से आसान है। लेकिन जैसा कि हर मंजिल को पाने के रास्ते में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें भी हैं। अपना पैसा 100 गुना कमाने में सबसे बड़ी बाधा। शुरुआत में यहाँ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत देखने में बहुत समय लगता है। यानी ऐसा नहीं है कि यह आपके इन्वेस्टमेंट करते ही रिटर्न देना शुरू कर देगा, लेकिन ये वास्तव में इम्पोर्टेंट है। किसी स्टॉक में अपना पैसा 100 गुना या यहाँ तक कि इसे 3 गुना करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उतार चढ़ाव को झेलने और टिके रहने की क्षमता पर निर्भर करती है, जो एक डेली इन्वेस्टर के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन कॉफी कैन इन खराब उतार चढ़ावों से खुद को बचाने का एक अचूक तरीका है, और मुझे यकीन है कि आप अपने समय में मार्केट में ऐसे अप्स एंड डाउन्स जरूर देखे होंगे। क्विक प्रॉफिट कमाने या लॉस में जाते हुए को छोड़ देने की इच्छा बहुत हाई होती है। हम उन प्रसिद्ध प्रयोगों में उन छोटे बच्चों की तरह हैं जो 5 मिनट इंतजार करने पर वादा करने पर भी उनके सामने मार्शमेलो खाने से खुद को रोक नहीं पाते। यहाँ तक कि बेस्ट इन्वेस्टर्स के पास भी ऐसी कहानियां हैं जब वो इंतजार नहीं कर सके और छोटे लॉस या प्रॉफिट को देखकर पैनिक होकर सेल करने से नहीं बचे। आप हैरान होंगे ये जानकर कि सर्वश्रेष्ठ की लिस्ट में एक नाम वॉरेन बफेट का भी है। मेरे एक रीडर और मित्र ने मुझे बफेट के सन 1995 के बर्कशायर को लिखे लेटर से एग्जाम्पल भेजा था। हैथवे के शेयर धारक बताते हैं, मुझे पहली बार डिज्नी के शेयर में दिलचस्पी सन 1966 में हुई, जब इसका मार्केट वैल्यू $90 मिलियन से भी कम था। भले ही कंपनी के पास सन 1965 में लगभग $21 मिलियन प्री टैक्स कमाए हुए थे और कर्ज की तुलना में अधिक कैश लेकर बैठे थे। डिज्नीलैंड में $17 मिलियन की लागत वाली पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सवारी जल्द ही शुरू होने वाली थी। मेरे उत्साह की कल्पना कीजिए। इस बात के पता चलते ही बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड ने 31 सेंट प्रति शेयर की स्प्लिट एडजस्ट वैल्यू पर डिज्नी स्टॉक की एक बड़ी मात्रा खरीदी। ये डिसीजन शानदार लग रहा था, ये देखते हुए कि स्टॉक अब $66 में बिकता है। लेकिन आपके चेयरमैन ने इसे अचानक से कैंसिल कर दिया और सन 1967 में मैंने प्रति शेयर 48 सेंट पर बेच दिया। आप सोच सकते हैं कि आज मैं जब उस शेयर को देखता हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा। मुझे कॉफी कैन कॉन्सेप्ट पसंद है और इसका एक कारण ये है कि इसका उपयोग कोई भी कर सकता है। ये 100 बैगर्स के विचार के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, क्योंकि यदि आप वास्तव में 100 बैगर्स चाहते हैं तो आपको स्टॉक को कुछ समय देना होगा। लेकिन सन 1962 के बाद से मेरे स्टडी में शामिल 365 स्टॉक्स में से केवल 20 ही ऐसे शेयर रहे हैं जिन्होंने 10 सालों के अंदर 100 बैगर्स दिए हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टॉक को मैरिनेट करने के लिए यानी खरीद के छोड़ देने के लिए तैयार हैं, तो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो इसे न बेचना वास्तव में इतना कठिन नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक कॉफी कैन की कहानी है। मैं और मेरा भाई सन 1998 में प्रैक्सेयर के 2000 शेयरों के ओनर थे। मेरा मानना है कि इसकी कीमत लगभग उस समय $34,000 थी, यानी लगभग $17 पर शेयर। मैंने डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं किया, काश मैंने किया होता, लेकिन मेरे भाई ने हर साल मिलने वाले डिविडेंड की अमाउंट से री इन्वेस्टमेंट किया। जब उसकी वैल्यू $1.20 प्रति शेयर तक गिर गई, मैं नहीं चाहता था कि ये शून्य से नीचे जाए, तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। कीमत अब लगभग $126 है। इसलिए ये प्रभावी रूप से 100 गुना रिटर्न के आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है, भले ही स्टॉक की कीमत 100 गुना न बढ़ी हो। स्टॉक वास्तव में मेरे पिताजी द्वारा $1 के करीब कीमत पर खरीदा गया था, जिसकी आज टोटल वैल्यू अब 1.25 करोड़ से अधिक है। डॉनवेल केंट एसेट मैनेजमेंट में जेसन डॉनवेल ने एक दिलचस्प काल्पनिक बात प्रस्तुत की है। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आपने 15 साल पहले एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया था।
सबसे पहले ये सोचना इम्पोर्टेंट है कि कोई कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे पर क्या कमा सकती है। जब कोई कंपनी समय के साथ हाई क्लिप पर प्रति शेयर बुक वैल्यू बना सकती है तो इसका मतलब है कि उसके पास रिटर्न की हाई रेट पर इन्वेस्टमेंट करने की शक्ति है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब आपके पास ऐसे स्टॉक होते हैं तो समय आपका मित्र कैसे होता है। केवल 16 वर्षों में होम कैपिटल ने अपने निवेशकों की संपत्ति 49 गुना बढ़ा दी। आप वो रिटर्न केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हर परिस्थिति में स्टॉक को बरकरार रखा जाए। ये हमेशा सहज नहीं था। सन 2008 में टॉप लिमिट पर जाकर स्टॉक आधे से भी अधिक नीचे आ गया था। सोचो इसे बेचना कितनी बड़ी गलती होगी। इसलिए आरओई पर डॉनविले का ध्यान मददगार है। बस ऊपर दी गई स्टेलर रिटर्न्स टेबल को देखकर आपने बिक्री नहीं की होगी। मैंने कंपनियों द्वारा आरओई की ऐसी ही परफॉर्मेंस देखी है। क्या आपको 20 साल की अवधि में फाइजर के वार्षिक परिणामों की फेल्प्स की प्रस्तुति याद है? आप 20 सालों तक लगातार 15 से 19% आरओई देखते हैं साल दर साल। वो आपसे पूछता है क्या कोई व्यवसायी केवल उन आंकड़ों को देखकर स्टॉक में आया और बाहर गया होगा? नॉट, आंसर नहीं है। सवाल उठता है इतने सारे निवेशक चुपचाप बैठकर देखने में अनसर्टन क्यों दिखाते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको स्वयं देना होगा। लोगों ने तरह तरह के जवाब सामने रखे हैं, लेकिन ये जान लें 49 गुना रिटर्न या 100 गुना रिटर्न बनाने का एकमात्र तरीका सही तरीके से खरीदना और बने रहना ही है। जैसा कि फेल्प्स कहते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। रिटर्न की कम दरें भी प्रभावशाली ढंग से बढ़ती हैं। 15% रिटर्न का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट 5 सालों में दुगना और 10 सालों में चौगुना हो जाता है। 20 वर्षों में आप खुद ही कैलकुलेट कर लें एक बार। इसलिए कहूंगा समय देना समय की वैल्यू को बनाना है, बिगाड़ना नहीं। इन्वेस्टर्स जो इस विषय में डीप से जानना और समझना चाहते हैं, जो लोग फैक्ट्स को समझने के लिए डीप में जाकर हिस्ट्री के पन्नों को खंगालना चाहते हैं, उनके लिए और एडवाइस करते हुए वो टोनी के 100 बैगर्स की बात करते हैं। टीएस एनालिसिस में टोनी नाम के एक पर्सन ने एन एनालिसिस ऑफ 100 बैगर्स नाम की एक इनफॉर्मल 15 पेज का एनालिसिस पब्लिश किया हुआ है। ये आपको आसानी से फ्री में ऑनलाइन मिल जाएगी। टोनी लिखते हैं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट सलाहकार या वित्तीय विश्लेषक नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ जो स्टॉक का एनालिसिस करना पसंद करता है और इसी मोटिव से और एक नेक उद्देश्य से पब्लिक में लोगों की हेल्प करने के थॉट के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने 19 ऐसे 100 बैगर्स को देखा जिसमें से उन्होंने 4 कंक्लूजन निकाले जो इस प्रकार हैं। सबसे पावरफुल स्टॉक मूव्स पीई रेशो के एक्सपेंशन के साथ साथ बढ़ती अर्निंग्स की एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान होती हैं। पीई एक्सटेंडेड की ये ड्यूरेशन अक्सर इनकम ग्रोथ में तेजी लाने के ड्यूरेशन के साथ मेल खाती प्रतीत होनी चाहिए। सबसे अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हमेशा कुछ पिटे हुए भूले हुए शेयरों में होती है जो शायद सालों के नुकसान के बाद प्रॉफिटेबल कंडीशन पर लौट रहे होते हैं। तेज शेयर प्राइस अप्रिसिएशन की ऐसी ड्यूरेशन के दौरान स्टॉक की कीमतें ऊंचे पीई अनुपात तक पहुंच सकती हैं। मैं इन 2 कारकों को इंक्रीज इन अर्निंग्स और उस कमाई पर एक हाई मल्टीप्लायर के रूप में 100 बैगर्स का ट्विन इंजन कहता हूं। आप जानते हैं कि बाजार में कम से कम 40% कंपनियां माइक्रो कैप हैं। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वास्ट एरिया है और इस मिक्सचर में कहीं न कहीं कल की बड़ी कंपनियां शामिल हैं। मैं क्लियरली कह सकता हूं और मैं जानता हूं कि कई बड़ी कंपनियों ने छोटी शुरुआत की। इनमें से लिस्ट ऑफ जेंट्री इस तरह है। स्टारबक्स की शुरुआत सन 1971 में सियाटल में कॉफी बीन्स बेचने वाले एक छोटे स्टोर के रूप में हुई थी और आज शेयर मार्केट में इसकी कीमत $99 बिलियन है। एप्पल की शुरुआत सन 1976 में एक गैरेज में $10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ हुई थी और आज इसकी कीमत करीब $3 ट्रिलियन है। सबवे ब्रिजपोर्ट सिटी में एक सिंगल सैंडविच की दुकान के रूप में शुरू हुआ और $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया और आज इससे अधिक उत्पन्न करता है। 35,000 से ज्यादा प्लेसेस पर $9 बिलियन की बिक्री। ये एक नया तरीका है जिसे आपको याद रखना होगा कि छोटी कंपनियां 10 गुना या 20 गुना तक बढ़ सकती हैं और फिर भी छोटी रह सकती हैं। वो 100 बैगर्स भी बन सकती हैं। इसके एडवर्स आज एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन है, लेकिन अब हम सेफली कह सकते हैं कि ये 10 गुना या 20 गुना नहीं बढ़ेगा और निश्चित रूप से 100 गुना भी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने टॉप पर है। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ तो है लेकिन रिटर्न भी सीमित है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं और खुद ही किसी कंपनी का पी रेशो निकालते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं XYZ नाम की एक कंपनी का। मान लीजिए शेयर प्राइस है 1600.65 1 जनवरी सन 2000 के अनुसार और इसका EPS है यानी अर्निंग्स पर शेयर है 74.83। तो इसका पीई रेशो होगा
करंट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस यानी 1600.65 डिवाइडेड बाय 74.83, तो XYZ का पीई रेशो निकलेगा 21.39। अगर पीई रेशो ज्यादा है यानी वो स्टॉक ओवर वैल्यू है, जिसका ये मतलब है कि इन्वेस्टर को ये लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाली है, और पीई रेशो हेल्प करता है सिमिलर कंपनी को कंपेयर करने में। तो हमने XYZ का एग्जाम्पल लिया था, तो चलिए इसे दूसरी कंपनी से ABCD के पीई रेशो मान लेते हैं कि 23.55 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर XYZ में $21.39 इन्वेस्ट करता है $1 कमाने के लिए, वहीं ABCD का शेयर होल्डर $23.55 इन्वेस्ट करता है $1 कमाने के लिए। तो पहला कंक्लूजन टोनी का यही है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ पीई रेशो भी बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लें एक पूरी कंपनी है जिनका मार्केट कैप है 500 करोड़ और पीई है 50 और अर्निंग ग्रोथ है 25%, एंड 10 साल के बाद भी अगर उनका पीई 50 है तो मार्केट कैप उस कंपनी का 4,656 करोड़ होगा, जो 9.3 टाइम्स ज्यादा है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर उसी कंपनी का पीई 25 रुपए है, तो 10 साल बाद अगर पीई बढ़कर 50 होता है तो उसी कंपनी का मार्केट कैप होगा 9,312 करोड़, जो 18.6 टाइम्स ज्यादा है। तो टोनी का रिसर्च का दूसरा कंक्लूजन है, शेयर प्राइस लगातार बढ़ने पर उस स्टॉक का पीई रेशो बहुत ऊपर चला जाता है। तब इन्वेस्टर का गोल ये नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर दे, बल्कि उसे तब भी होल्ड करके रखना। इसलिए याद रहे कि कंपनी को 100 बैग्स रिटर्न देने के लिए नंबर 1 ग्रोथ इन अर्निंग्स होनी चाहिए, और वो भी हर एक डायमेंशन में। लगातार नंबर 2 ग्रोथ इन पीई रेशो में भी होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में उसका स्टॉक प्राइस बढ़ सके। दूसरा इंजन है ग्रोथ इन पीई रेशो। जो कंपनी स्ट्रांग होती है उनका अर्निंग ग्रो होने के साथ साथ उनका पीई रेशो भी बढ़ता है। अर्निंग्स यानी कंपनी की आमदनी और पीई रेशो एक कंपनी को वैल्यू करने में हेल्प करता है। इनके करंट प्राइस से अर्निंग्स पर शेयर को डिवाइड करके करंट प्राइस यानी उस कंपनी का उस दिन का शेयर प्राइस कितना है ये निकालते हैं। लेकिन इसके बाद भी 100 बैगर्स के पीछे कुछ की कमियां भी हैं। वैसे तो मैं अमेरिकी मार्केट पर ही एनालिसिस करता हूं और उसमें ही इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ऐसा स्टडी दूसरे मार्केट में भी वैसा ही काम करता है, और सौभाग्य से ऐसा एक स्टडी मौजूद है। मोतीलाल ओसवाल नाम की एक फर्म ने भारत में 100 बैगर्स का एक स्टडी किया। दिसंबर 2014 में ये प्रकाशित है। रिपोर्ट के लेखकों को भी फेल्प्स के काम से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपनी रिपोर्ट उन्हें प्रेजेंट की। ये एक अच्छी रिपोर्ट है और इसमें बहुत नॉलेज है। उन्होंने लिखा, बहुत कम निवेशक अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 100 गुना बढ़ाने की कल्पना करते हैं। यहाँ तक कि वास्तव में बहुत कम लोगों को अपने स्टॉक की कीमत में 100 गुना बढ़ने की उम्मीद होती है या एक्सपीरियंस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी 100 गुना वृद्धि में 3, 5 या 10 साल से भी अधिक समय लग जाता है, और उस अवधि तक मोस्ट ऑफ पर्सन्स स्टॉक को बनाए रखने के लिए धैर्य की कमी की वजह से उन्हें सेल कर देते हैं। ओसवाल स्टडी में पिछले 20 वर्षों में भारत में 47 परमानेंट 100 बैगर्स पाए गए। इसमें एफिमेरल बबल्स जैसे स्टॉक शामिल नहीं थे। चौंकाने वाली बात यह है कि नंबर अमेरिकन मार्केट के मुकाबले 3 गुना है, और इतना ही नहीं, ओवरऑल फॉर्म से भारतीय शेयर मार्केट खुद भी 1979 की तुलना में 100 बैगर है। ओसवाल की रिपोर्ट में कहा गया है, बीएसई सेंसेक्स का वर्ष 1979 के लिए 100 की बेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ था। सेंसेक्स ने पहली बार फरवरी 2006 में 10,000 का स्तर छुआ था। ये उसने 27 सालों में कर दिखाया और 100 बैगर बन गया। उसने सालाना 19% का ग्रोथ शो किया। जैसे कि मैं जब लिख रहा हूँ, ये बुक सेंसेक्स 27,000 पर है और आने वाले 10 सालों में और 15 सालों में इसके 2x होने की उम्मीद रखता हूँ। मुझे जो सबसे दिलचस्प बात लगती है वो है ओसवाल के निष्कर्ष। आखिरकार यहाँ उद्देश्य ये है कि हम स्टडी से जो सीखते हैं उसे लागू करके हमें आज 100 बैगर्स खोजने में मदद मिले। मेरे और फेल्प्स के काम के आधार पर ओसवाल से सहमत होना आसान है। जब उन्होंने लिखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट कारक अपने सभी डायमेंशंस में इंक्रीमेंट है, सेल्स, मार्जिन एंड वैल्यू। अधिकांश 100 बैगर्स के पास इन क्षेत्रों में भारी ग्रोथ कर्व थे। 100 बैगर्स का अध्ययन फिर विकास का स्टडी करने के लिए आता है। ये कैसे होता है और ये कैसे कायम रहता है? जैसे इसे 100 बैगर डोम की ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा। जैसा कि चार्ट से पता चलता है, 21% एनुअल रिटर्न आपको लगभग 25 सालों में आपको 100 बैगर देता है। ये मेरे स्टडी में औसत 100 बैगर के बारे में है, लेकिन अदर इंग्रेडिएंट्स भी हैं। 100x शेयरों के हमारे स्टडी से पता चलता है कि उनका सार 5 एलिमेंट्स की कंटेंट में है, जिसे शॉर्ट में SQGLP बनाते हैं। उन्होंने लिखा,
एस का मतलब है कि कंपनी का आकार छोटा होना चाहिए। क्यू, बिजनेस एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए क्वालिटी हाई हो। जी, यानी अर्निंग्स में मोर ग्रोथ होनी चाहिए। एल, यानी क्यू और जी लॉन्ग टर्म हो तो बेहतर है, जैसे 5 साल या उससे ज्यादा। पी, यानी प्राइस गुड रिटर्न्स के लिए फेवरेबल हो। मैनेजमेंट की असेसमेंट को छोड़कर इनमें से मोस्टली काफी पर्पसफुल हैं। लास्ट स्टडी में ये मैनेजमेंट ही है जो 100x के लिए तैयार करेगा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस प्रोसेस की वैल्यू बनाने की कला में महारत हासिल की है कि शेयर मार्केट सोने से पुरस्कृत करता है। यही एक कारण है कि मैं लोगों का ध्यान केंद्रित करता हूँ इस बात पर कि टॉप एंटरप्रेन्योर्स और ओनर ऑपरेटर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने से आपको बड़ी बढ़त मिलती है, और जब आप उस टैलेंट को अदर एलिमेंट्स के साथ मिलाते हैं तो आप 100 बैगरडम नहीं तो बड़े रिटर्न की राह पर होते ही हैं। अगर आप भारतीय हैं तो 100 बैगर्स पर 48 पेज की रिपोर्ट निशुल्क ऑनलाइन पा सकते हैं। बस मोतीलाल ओसवाल 100x खोजें और ये तुरंत सामने आ जाएगा। हैसरमैन की कमाई की सीढ़ी एक अन्य स्टडी हैविट हैसरमैन जूनियर द्वारा किया गया है, जिसका शीर्षक है बेन ग्राम एंड द ग्रोथ इन्वेस्टर। हैसरमैन ने मुझे अपनी 50 स्लाइड प्रेजेंटेशन भेजी। उन्होंने एक पावरफुल कंपनी में इन्वेस्टमेंट के आकर्षण को पहचान कर शुरुआत की और अपने इन्वेस्टमेंट पर बैठे रहे। इनमें से कुछ आकर्षण निम्नलिखित हैं। आप कैपिटल गेन्स छोड़ सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं, आपको समय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हैसरमैन का स्टडी 100 बैगर स्टडी नहीं है, बल्कि उनका जोर उन ग्रोथ शेयर्स पर है जो मल्टी बैगर बन गए हैं। लेकिन उन सभी अध्ययनों के बारे में क्या जो बताते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट को कैसे मात देता है? बस आपको उन 100 बैगर्स बन चुके शेयर्स में बने रहना है और उस मौके को तलाशना है जब वो मार्केट या ग्लोबल कारणों से डाउन होते हैं। याद रहे, ग्लोबल कारणों से। चार्ली मंगर ने कहा था कि यदि कोई व्यवसाय 20 या 30 वर्षों में पूंजी पर 18% कमा रहा है, भले ही आप उसे हासिल करने के लिए महंगी दिखने वाली कीमत चुका रहे हैं, तो भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। ये चैप्टर इस एक एडवाइस पर आधारित है, हाई आरओई स्टॉक में 100 बैगर्स की खोज। जेसन डॉनविले का कैपिटल आइडिया फंड 2008 में स्थापना के बाद से टॉप परफॉर्मेंस करने वाला रहा है। हाई और सस्टेनेबल आरओई वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना एक विशेष कंस्टिट्यूएंट है जो उनके फंड को इतनी ताकत देता है। मैंने जेसन को बुलाया और 100 बैगर प्रोजेक्ट और अपने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स के बारे में बताया। कई 100 बैगर्स ने हाई आरओई का बेनिफिट उठाया, मोस्ट ऑफ ईयर्स में 15% या उससे ज्यादा। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही है और हम इसी तरह की चीजें तलाशते हैं। हम उनके अकॉर्डिंग और शानदार प्रदर्शन करने वाले शेयरों के जादू पर चर्चा करने में लग गए। डॉनविले को अपनी प्रेरणा वॉरेन बफेट में मिली, कम से कम उनका एक संस्करण। जेसन ने ओमाहा के ओरेकल के बारे में कहा, बफेट स्प्लिट स्टाइल मिड करियर। अपने करियर के पहले भाग में वो कहते हैं कि एक क्लासिक बेंजामिन ग्राहम स्टाइल वैल्यू इन्वेस्टर हैं। डिवैल्यूएशन को शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग मैट्रिक्स द्वारा डिफाइन किया गया है। लो वैल्यू टू बुक, लो वैल्यू टू कैश फ्लो, लो वैल्यू टू अर्निंग्स। फिर बफेट चार्ली मंगर से मिलते हैं और वो वैल्यू की एक नई डेफिनेशन अपनाते हैं जो उन शेयरों पर ध्यान केंद्रित करती है जो भविष्य के कैश फ्लो के नेट प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग सस्ते हैं। बफेट ने जेसन से कहा, फोरकास्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो करंट ईयर की बैलेंस शीट या करंट ईयर की इनकम के कंपैरिजन में वास्तव में कुछ सस्ता खरीदना है। बफेट ने जेसन से आगे कहा, इन्वेस्टर ये समझ होनी चाहिए कि कमाई कहाँ जा रही है, और इसलिए वो ऐसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जिसे वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो कमाई का अनुमान नहीं लगा सकता है। वो स्टॉक जो नेट प्रेजेंट वैल्यू के आधार पर सबसे अधिक आकर्षक होते हैं, वे हाई रेट से बढ़ सकते हैं, और एवरेज से ऊपर की रेट से बढ़ने के लिए उन्हें किसी प्रकार का सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज लेना होगा। ये स्टॉक हाई आरओई उत्पन्न करते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। 100 बैगर्स को देखने पर मुझे 2 व्यापक प्रकार मिल रहे हैं, रैंडम रिपर्स जैसे कि एक तेल कंपनी की जो हर गशर को हिट करती है, और प्रेडिक्टिव कंपाउंडर जेसन बाद वाले को पसंद करता है। जेसन कहता है कि हम इसकी मदद से ऐसे स्टॉक हासिल कर सकते हैं जो 20 या 30 सालों में 100 बैगर बन सकते हैं, और अनुमानतः ऐसा ही है। हम ऐसे छोटे बिजनेस की तलाश कर सकते हैं बिना ज्यादा डीप में जाए बगैर। हाई आरओई बिजनेस मींस जहां डेवलपमेंट रिलेटिवली सीधा है। जेसन ने उच्च आरओई शेयरों की तलाश में मार्केट की स्क्रीनिंग करके अपनी प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा, अगर किसी कंपनी का आरओई लगातार 4 या 5 सालों तक हाई है और उसने उसे लेवरेज के साथ नहीं बल्कि हाई प्रॉफिट मार्जिन से एक्वायर किया है, तो ये शुरुआत करने के लिए एक शानदार जगह है। लेकिन अकेले आरओई पर्याप्त नहीं है। जेसन एक दूसरे टूल की तलाश में है
जो मल्टीबैगर्स बनाने के लिए अच्छी तरह से उसके साथ मैच कर सके। दूसरे भाग के लिए कुछ अनुभव और निर्णय की आवश्यकता है। ये मैनेजमेंट टीम का कैपिटल एलोकेशन स्किल है, उन्होंने कहा। यहाँ उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। मान लें कि हमारे पास $100 मिलियन की इक्विटी वाला व्यवसाय है और हम $20 मिलियन का प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये 20% आरओई है, कोई लाभांश नहीं है। अगर हमने वो ले लिया तो वर्ष के अंत में $20 मिलियन और इसके बैंक में डाल दें, हम उस पैसे पर मान लीजिए 2% ब्याज एक्वायर करेंगे, लेकिन बाकी व्यवसाय 20% आरओई एक्वायर करना जारी रखेगा। जेसन ने कहा वो 20% आरओई वास्तव में पहले वर्ष में घटकर लगभग 17% हो जाएगा और फिर 15% हो जाएगा, क्योंकि 2% रिटर्न एक्वायर करने वाला कैश बिजनेस में 20% रिटर्न एक्वायर करने के साथ मिक्स हो जाएगा। इसलिए जब आप ऐसी कंपनी देखते हैं जिसका आरओई ईयरली रेट 20% होता है, तो कोई व्यक्ति वर्ष के अंत में प्रॉफिट ले रहा है और व्यवसाय में वापस रिसाइकलिंग कर रहा है ताकि आरओई वहीं रह सके जहां वो है। बहुत से लोग इस बात की सराहना नहीं करते कि उन मुनाफों को दोबारा इन्वेस्टमेंट करने और हाई आरओई एक्वायर करने की क्षमता में लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। जेसन ने मुझे बताया कि जब वो मैनेजमेंट से बात करता है तो ये मुख्य बात है जिसके बारे में वो बात करना चाहता है। आप व्यवसाय द्वारा जनरेटेड कैश का इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? अपनी विकास प्रोफाइल के बारे में भूल जाइए। आइए आपके पिछले 5 एक्विजिशंस के बारे में बात करें। आरओई की एक सीधी रेखा होना आवश्यक नहीं है। जेसन ने एक ऑयल एंड गैस सर्विसेज फर्म श्लूमबर्जर का उदाहरण लिया। वो जिसे थ्रू द साइकिल आरओई कहता है उसका उपयोग करेगा। यदि किसी गैर वर्ष में आरओई 10% है और किसी अच्छे वर्ष में ये 30% है, तो ये 20% औसत के रूप में गिना जाता है। मैं उस तरह का स्टॉक खरीदने में रेडी हूँ, जेसन ने कहा, और आदर्श रूप से मैं ऑफ ईयर में खरीद रहा हूँ। लेकिन उन्हें उन कंपनियों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो मंदी के दौर में पैसा खो देती हैं। उदाहरण के लिए इसमें स्वाभाविक रूप से अधिकांश माइनिंग स्टॉक्स और मैनी ऑयल और गैस स्टॉक्स शामिल नहीं हैं। जेसन ने मुझसे कहा, खनन शेयरों और तेल और गैस शेयरों में वास्तविक पैसा बनाने से पहले आपके और मेरे जैसे लोगों के पास स्टडी करने के लिए कोई डेटा होगा। ये वे तेल और गैस स्टॉक हैं जो जहां आप जाते हैं वहां 100 गुना बढ़ जाते हैं। हाँ, लेकिन उस समय जब ये 1 या 2 बैगर था, वहां एनालिस्ट के लिए खोदने के लिए कुछ भी नहीं था। इसे पाने वाले केवल वही लोग थे जिन्होंने शुरू से ही लॉटरी टिकट खरीदा था और वो जीत गए। लेकिन आप उस प्रकार से स्टॉक को चुनने के लिए कोई सिस्टम नहीं बना सकते। इसके विपरीत आप एक छोटा पैनरा या छोटा चिपोटल या एक छोटा डंकिन डोनट्स का शेयर खरीद सकते हैं जब वो गिर रहा हो। स्टडी करने के लिए काफी कुछ है। उन्होंने कहा, आप उन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट थॉट्स में से कुछ से वास्तव में अच्छा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। मैंने स्टॉक बायबैक के बारे में पूछा जो आरओई को बढ़ाता है। वो आमतौर पर एग्नोस्टिक है। यदि आपके पास बहुत रूम फ्लो वाली कंपनी है लेकिन टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ 5% या उससे कम है, तो स्टॉक कहीं नहीं जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि आईबीएम एक अच्छा उदाहरण है, अच्छा आरओआई का, लेकिन टॉप लाइन ग्रोथ एब्सेंट होने का मतलब है कि शेयर संख्या में गिरावट कई ऑफसेट से कॉन्ट्रैक्शन गई है। रिजल्ट के तौर पर स्टॉक कहीं नहीं जाता। जेसन एक उच्च आरओई कंपनी खरीदने के लिए रिलक्टेंट है जहां शीर्ष रेखा कम से कम 10% नहीं है, लेकिन जब उसे कोई अच्छा मिल जाता है तो वो बड़ा दाव लगाता है। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने अपने पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए फंड शुरू किया। मैंने लोगों से कहा कि यदि आप टॉपर्स को नहीं चुन सकते हैं तो आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप विजेताओं को चुन सकते हैं और आप अपने बेस्ट आइडिया में केवल 1% क्यों लगाते हैं? जेसन का फंड उसे किसी भी एक स्टॉक में 20% तक इन्वेस्टमेंट करने का अप्रूवल देता है, हालांकि उसके पास 12.5% की सेल्फ इम्पोज्ड लिमिट्स हैं। टॉप 5 आमतौर पर फंड का 50% हिस्सा बनाते हैं। ये हाई क्वालिटी वाली कंपनियां हैं। उन्होंने कहा, पोर्टफोलियो में कोई कबाड़ नहीं है। अगर इनमें से किसी एक व्यक्ति का क्वार्टर खराब होता है तो स्टॉक 35% नहीं गिरता है, ये 3% गिरता है और फिर आरओई शुरू होता है और वे कुछ ही समय में सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। मैंने पूछा, आप कब बेचते हैं? जेसन ने जवाब दिया, अगर आरओई 20% से नीचे नहीं गिरता है तो आमतौर पर मैं नहीं बेचता जब तक कि वैल्यू बेवकूफी भरा न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जरूरत से ज्यादा ना गिर जाएं। फिर मेरा अगला सवाल उठता है कि अंदरूनी स्वामित्व के बारे में क्या? ऐसा लगता है कि वो ओनर ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी देता है, जैसा कि मैं करता हूँ और जैसा कि हमारे स्टडी से पता चलता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम इसकी तलाश नहीं करते हैं, लेकिन हम अक्सर से ढूंढ लेते हैं। जो लोग लगातार अच्छे निर्णय लेते हैं वो खेल में स्किल्ड मास्टर होते हैं। वो कंपनी पर दाव लगाने का जोखिम भी नहीं लेते हैं। जेसन ने कहा, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर वास्तव में होम रन के लिए नहीं जाते हैं,
उन्होंने ढेर सारे सिंगल्स मारने होते हैं। उन्होंने अपने 2 बड़े पदों कॉन्स्टलेशन सॉफ्टवेयर और MTY फूड ग्रुप के बारे में बताया। मैनेजमेंट के पास अभी भी काफी स्टॉक है और ये बहुत सारे हिट करता है। उन्होंने कहा, लेस रिजल्ट वास्तव में जोखिम के बिना विकास का एक अच्छा पैटर्न है। शॉर्ट में, एक ऐसी कंपनी का होना महत्वपूर्ण है जो अपने प्रॉफिट को हाई रेट यानी 20% से ज्यादा पर री इन्वेस्ट कर सके। ROE एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट और अच्छी प्रॉक्सी है। मैं इसका या किसी संख्या का गुलाम नहीं बनूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूंजी पर रिटर्न के बारे में किसी तरह से सोचना चाहते हैं तो जवाब है जितना अधिक उतना बेहतर। आप इस बारे में सोचना चाहते हैं कि कोई व्यवसाय इसमें इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे पर क्या कमा सकता है और उस रेट पर कैश को फिर से इन्वेस्ट करने की क्षमता है, तो जवाब है जितना लंबा उतना बेहतर। अदरवाइज 100 बैगर की राह बहुत अधिक मुश्किल है। प्रोफेसर जोएल शुल्मन और एरिक नॉइस लिखते हैं, मोस्ट एसेट्स अपने प्राइवेट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स में छिपी रहती हैं। क्यूरियस ऑडियंस को इसका पता नहीं चलता। जनता शायद इस पैसे के पीछे के रहस्यों को कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन ऐसी सारी एसेट्स छुपी हुई नहीं होती। जैसा कि हमने मैट हॉक के साथ देखा, दुनिया के कुछ सबसे धनी लोग पब्लिक कंपनीज के मालिक हैं और उनका ऑपरेशन करते हैं, और हम ट्रैक कर सकते हैं कि वे कैसे करते हैं। शुल्मन और नॉइस ने यही कहा। आश्चर्य की बात नहीं, उन्होंने पाया कि औसतन उनके शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत पब्लिकली कारोबार किए गए शेयरों का एक पोर्टफोलियो या इंडेक्स एक अच्छी डील देता है। एक धन प्रबंधक के रूप में मेरा अनुभव बताता है कि उद्यमशीलता की प्रवृत्ति बड़े पैमाने पर इक्विटी स्वामित्व के बराबर है। यदि प्रबंधन और बोर्ड की कंपनी में कोई सार्थक हिस्सेदारी नहीं है, स्टॉक का कम से कम 10 से 20% प्रॉक्सी को फेंक दें और कहीं और देखें। मार्टिन सॉसनाफ मूक निवेशक ने कहा। क्या आपको साइनफील्ड के एपिसोड द स्टॉक टिप याद है? जॉर्ज जेरी को अपने साथ स्टॉक में जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है। ये वो लड़का है, विल्किंसन। जॉर्ज कहते हैं उन्होंने शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाया है। जब जेरी डगमगाता है तो जॉर्ज कहता है, चलो, विल्किंसन ने स्टॉक में लाखों का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड में जब मार्केट बंद होता है और जॉर्ज $8,000 कमाता है। एपिसोड मजेदार है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट की थोड़ी समझदारी को भी दर्शाता है। उन लोगों के साथ दांव लगाएं जिनके पास खेल में रुचि और नॉलेज है। यहाँ मैं अपने एक पसंदीदा सब्जेक्ट को एड्रेस करना चाहूंगा, और वो सब्जेक्ट जो 100 बैगर्स पर लागू होता है, मालिक संचालक का मामला, या ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करना जिनके पास आपके द्वारा खरीदे जा रहे स्टॉक का बहुत सारा हिस्सा है। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे इस मार्केट की एक विशेष विशेषता बताना चाहता हूँ जो ओनर ऑपरेटर्स के सब्जेक्ट को सामयिक बनाती है। इसके लिए मैं मनी मैनेजमेंट फर्म होराइजन काइनेटिक्स द्वारा किए गए कुछ कार्यों की ओर रुख करना चाहता हूँ। मैंने फर्म में मनी मैनेजर पीटर डॉयल के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी और हमने इस बारे में अच्छी चर्चा की कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF की लोकप्रियता कैसे मार्केट को डिस्टॉर्टेड करती है। ETF कंप्लीटली सिक्योरिटीज की तैयार टोकरी है जिन्हें आप स्टॉक की तरह खरीदते हैं। ये है एस्टेट ETF, ऑयल स्टॉक ETF, गोल्ड स्टॉक ETF इत्यादि। जैसे ही लोग ETF में जमा होते हैं, उस ETF को बाहर जाना पड़ता है और अपने निर्धारित पोर्टफोलियो को दोहराना पड़ता है, चाहे स्टॉक की कीमतें कुछ भी हो। जो लोग ये ETF बनाते हैं वो इनमें बड़े लिक्विड स्टॉक डालना पसंद करते हैं ताकि उन्हें खरीदना और बेचना आसान हो। लेकिन समस्या ये है कि अंदरूनी सूत्रों द्वारा नियंत्रित कंपनियां अपनी बड़ी हिस्सेदारी के कारण अपने काउंटर पार्ट्स की तरह लिक्विड नहीं होती हैं। इस प्रकार ETF ऐसी कंपनियों को साइड बेस कर देते हैं या उन्हें कम महत्व देते हैं। परिणाम स्वरूप डॉयल ने कहा, हम इन ओनर ऑपरेटर्स को ढूंढ रहे हैं, फिर भी इनकी कीमत मार्केट से काफी कम है। उनके पास पूंजी पर रिटर्न S&P 500 इंडेक्स या आपके द्वारा देखे जा रहे किसी भी अन्य इंडेक्स से कहीं अधिक। ये वास्तव में स्टॉक चुनने वालों के लिए एक अविश्वसनीय अवसर है। आपको सस्ते दामों पर बेहतर व्यवसाय मिलते हैं। डॉयल ने ये दिखाने के लिए एक बड़ा और इस सब्जेक्ट पर कोपियस अमाउंट्स पे रिसर्च एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रेजेंट किए हैं। रिसर्च के मोर्चे पर यहाँ कुछ रेलेवेंट स्टडी दिए गए हैं। 2012 में जोएल शुल्मन और एरिक नॉइस ने दुनिया के अरबपतियों द्वारा मैनेज्ड कंपनियों के हिस्टोरिक स्टॉक वैल्यू प्रदर्शन को देखा। उन्होंने पाया कि इन कंपनियों ने इंडेक्स से 700 बेस्ड अंक या 7% सालाना बेहतर प्रदर्शन किया। सन 2009 में रुएडिगर फॉलनब्राच ने संस्थापक के नेतृत्व वाले CEO को देखा और पाया कि उन्होंने अन्य CEO की तुलना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अधिक इन्वेस्टमेंट किया और वैल्यू डिस्ट्रॉय करने वाले एक्विजिशन करने के बजाय शेयर होल्डिंग वैल्यू बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 2005 में हेनरी मैकवे और जेसन द्राहो ने परिवारों द्वारा नियंत्रित कंपनियों को देखा और पाया कि वे तिमाही आय मार्गदर्शन से बचते हैं।
इसके बजाय उन्होंने लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान केंद्रित किया और अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन आप समझ गए होंगे, जिन लोगों की अपनी एसेट रिस्क में है वो एक समूह के रूप में उन लोगों की तुलना में बेहतर निर्णय लेते हैं जिनके पास किराए की बंदूकें हैं। फाइनल रिजल्ट ये है कि शेयर धारक इन ओनर ऑपरेटेड फर्मों के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। होराइजन काइनेटिक्स के पास एक स्पेशलाइज्ड पब्लिक कंपनी और ओनर ऑपरेटर के बीच अंतर को दर्शाने के लिए एक साफ सुथरा ग्राफिक है। कहने का फाइनल रिजल्ट ये है कि जो कंपनीज ओनर ऑपरेटेड होती हैं वो दूसरों के कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती हैं, और इसके पीछे सीधा सा कारण ये है कि उनके पास स्वतंत्रता है अपने बिजनेस में डिसीजन लेने की। स्टॉक चुनने वालों के लिए साल 2014 अब तक का सबसे खराब साल था, लेकिन लगभग हर कोई इस बारे में गलत तरीके से सोचता है। और यदि आप भी इस तरह सोचते हैं तो लंबे समय में इसमें आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, खासकर यदि आप इसे 100 बैगर्स की खोज से अपना ध्यान भटकाने देते हैं। सबसे पहले यहाँ उस वर्ष के अंत के कुछ साक्ष्य दिए गए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के शोध से पता चलता है कि उस वर्ष 20% से भी कम सक्रिय प्रबंधक मार्केट से आगे थे, जो एक दशक से अधिक का सबसे खराब प्रदर्शन था। बिल अल्परट पर बैरन का कहना है, सक्रिय रूप से शेयरों का चयन करने वाले 15% से भी कम मनी मैनेजर अपने बेंचमार्क से आगे हैं। पेन के एक शोधकर्ता डेनिस ग्लुश्कोव का कहना है कि S&P 500 जैसे बड़े अमेरिकी शहरों में इन्वेस्टमेंट करने वाले सभी म्यूचुअल फंडों में से केवल 9.3% 30 सितंबर तक सूचकांक से आगे थे। पिछला लोअर लेवल सन 1995 में 12.9% था और औसत इससे अधिक था। पिछली तिमाही शताब्दी 38.6% है। ग्लुश्कोव का कहना है कि सन 2014 रिकॉर्ड बुक में दर्ज होने की संभावना है, उस वर्ष के रूप में जब एक्टिव मैनेजर्स ने इंडेक्स फंड के विपरीत कम से कम सन 1989 के बाद से फीस के बिना इंडेक्स के रिलेटिव अपना सबसे खराब प्रदर्शन दिया। उस अनुभव का सामना करते हुए लोगों ने S&P इंडेक्स फंड जैसे निष्क्रिय फंडों में पैसा डाला। जैसा कि लगभग सभी जानते हैं, स्टॉक चुनने वालों का समूह फीस के कारण मार्केट को मात नहीं दे सकता। फिर भी ये साल एक एपिक डिफीट था। ऐसा क्यों है? इसके बारे में बहुत सारी स्याही फैल चुकी है। मैं वास्तव में इन लिखावटों की परवाह नहीं करता, क्योंकि हम सभी अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, भले ही हम जानते हों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्यवाणी करने में सक्षम होंगे कि चीजें कब बदलेंगी। तो यहाँ मेरी सलाह का एक हिस्सा है, रिटर्न के पीछे भागने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से समय के साथ आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा। अधिकांश लोग ऐसा नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग रिटर्न के पीछे भागते हैं। उदाहरण के तौर पर दलबार द्वारा किए गए मेरे ऑल टाइम फेवरेट स्टडीज में से एक पर विचार करें। इससे पता चला कि स्टडी की अवधि के दौरान औसत म्यूचुअल फंड ने प्रतिवर्ष 13.8% का रिटर्न अक्वाया किया। फिर भी उन फंडों में औसत निवेशक ने केवल 7% कमाया। क्यों? क्योंकि फंड के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया और अच्छा प्रदर्शन करने के बाद इसे वापस डाल दिया। निवेशक लगातार रिटर्न का पीछा कर रहे थे। मेरा एक पसंदीदा उदाहरण केन हेबनर का CGM फोकस फंड है। ये सन 2010 को समाप्त होने वाले दशक का सबसे अच्छा फंड था। हेबनर का फंड शानदार 18% वार्षिक रिटर्न में बदल गया। फिर भी उनके फंड में जनरल इन्वेस्टर ने केवल 11% कमाया। ये वही बात है, जब लोग छुट्टी पर होते थे तो लोग पैसा निकाल लेते थे और अच्छा साल बीतने पर उसे वापस जमा कर देते थे। जब उनसे इस खराब प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि ये एक इररिलेवेंट डेटा पॉइंट है। 10 महीने जैसी छोटी अवधि के बारे में कोई भी वाइजली बात नहीं कह सकता। मैं कभी भी ये सोचकर इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि कुछ महीनों या एक साल में क्या होगा और मैं पैसे निकाल लूंगा। मैं लंबे समय के लिए वेट करता हूँ। छींटाकशी न करें, घोटालों से बचें। कार्सन की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सिनो फॉरेस्ट एक धोखाधड़ी थी और इसके शेयर बेकार थे। ये दावा सॉलिड रिसर्च द्वारा सपोर्टेड है। ब्लॉक की रिपोर्ट के बाद चीन 1 में 89% की गिरावट आई। यहाँ तक कि कुछ प्रसिद्ध सुपरस्टार निवेशक भी उस पर अड़े हुए थे। जॉन पॉल्सन, वो व्यक्ति जिसने सन 2007 में सब प्राइम बाजार में धोखाधड़ी करके व्यक्तिगत रूप से $1 बिलियन से अधिक की कमाई की थी, इन्हें सिनो फॉरेस्ट में $700 मिलियन का नुकसान हुआ। ब्लॉक एक सुपर जासूस है। जब उनकी रिपोर्ट सामने आती है तो लक्षित कंपनी के शेयर की कीमत गिर जाती है। वो बुरे लोगों को रात में जगाए रखता है। खैर, ब्लॉक का मानना है कि हम एज ऑफ सिन में रहते हैं। पैसे के बदले में बेईमानी करने की अनप्रेसिडेंटेड डिजायर है। ब्लॉक ने कहा, ग्रीड एंड शॉर्ट टर्म थिंकिंग पहले से कहीं अधिक प्रचलित है। इसे साबित करना कठिन है, लेकिन जब मार्केट ऊंचे होते हैं तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता।
लेकिन इसके बाद लोग बाहर आकर कंप्लेसेंट इन्वेस्टर्स की जेबें काटना पसंद करते हैं। ब्लॉग की प्रस्तुति उन सभी तरीकों के बारे में थी जिनसे सिस्टम निवेशकों के खिलाफ काम करता है। पूर्वानुमानकर्ताओं पर ध्यान न दें। बहुत से लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना कठिन होता है क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि वे विशेषज्ञों की राय पर भरोसा कर सकते हैं। फिर भी बाजारों की दुनिया में तथाकथित विशेषज्ञ बहुत गलतियां करते हैं। हालांकि यदि आप ध्यान से देखें कि वे किस प्रकार की गलतियां करते हैं, तो आप ह्यूमन स्टुपिडिटी के कपड़े से एक रिलायबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच बना सकते हैं। उदाहरण के लिए कमाई के अनुमान देखें। वॉल स्ट्रीट विश्लेषक शेयरों के लिए आय अनुमान प्रकाशित करते हैं। निवेशक अक्सर आम सहमति बनाने के लिए इन अनुमानों को एकत्रित करते हैं। जब कमाई सामने आएगी तो मीडिया इस बारे में बात करेगा कि फलां कंपनी ने आम सहमति को कैसे हराया या चूक गई। एक अच्छी पिटाई से स्टॉक में जोरदार उछाल आ सकता है, जबकि एक चूक से इसमें गिरावट आ सकती है। कई निवेशक इन अनुमानों को बाज की तरह देखते हैं और अपनी खरीद और बिक्री निर्णयों में उन पर भरोसा करते हैं। समस्या ये है कि ये अनुमान दसियों बार गलत होते हैं, और वो भी बड़े अंतर से। एक बड़े स्टडी में 2 दशकों से अधिक समय के लगभग 95,000 कंसेंसस एस्टिमेट्स को शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि औसत सही अनुमान 40% से अधिक कम था। डेविड रेमन ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा है, विरोधाभासी इन्वेस्टमेंट रणनीतियां। गहराई से जानने पर उन्होंने पाया कि विश्लेषकों ने एक दिशा में लगातार गलतियां की। कारण ये था कि वे बहुत आशावादी थे। 1 दशक से अधिक समय तक न्यूज़लेटर लिखने से मैंने क्या सीखा है? बेस्ट थॉट अक्सर सबसे सरल होते हैं। अगर मैं किसी स्टॉक को रखने या खरीदने को उचित ठहराने के लिए खुद को वास्तव में कड़ी मेहनत करता हुआ पाता हूँ, तो मैं सोसनॉफ के नियम के बारे में सोचता हूँ। मैंने खराब स्टॉक और खराब बिजनेस पर अनगिनत घंटे बर्बाद किए हैं। कई महान निवेशकों के पास इस सत्यवाद का कुछ संस्करण है। पीटर लिंच के मन में आता है, कभी भी ऐसे किसी विचार में इन्वेस्टमेंट न करें जिसे आप क्रेयॉन से चित्रित नहीं कर सकते। सादगी सर्वोत्तम है। निश्चित विचारों से सावधान रहें। मैक्स स्टिरनर एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने सन 1845 में प्रकाशित एक बुक का धमाकेदार लेखन किया था। अंग्रेजी बोलने वाले इसे इस रूप में जानते हैं, ईगो एंड इट्स ओन। ये एक मुश्किल बुक है, लेकिन शक्तिशाली अवधारणाओं से भरपूर है। स्टिरनर ने तर्क दिया कि लोगों के पास विचार नहीं है, बल्कि उनके विचार उनके पास हैं। ये फिक्स्ड आइडिया फिर उनकी सोच पर शासन करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक थोड़ा अटपटा है, लेकिन इस बारे में बात करने में कुछ समय बिताना उचित है कि क्या होता है जब हमें शेयर मार्केट में वास्तव में खराब परिणाम मिलता है, जैसे कि 2008 शैली की गिरावट। मैंने इस क्वेश्चन को चैप्टर 3 में उठाया था, लेकिन मैं यहाँ इसे कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। 100 बैगर्स की तलाश करना मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है उससे पूरी तरह से स्वतंत्र है। आपको कभी भी 100 बैगर्स लेते समय मंदी के मार्केट या तेजी की तलाश बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन चूंकि आप संभवतः तभी माल बेचते हैं जब मार्केट खराब हो जाएगा, इसलिए मैं इसी पर ध्यान केंद्रित करूंगा। फेल्प्स इतना ही कहते हैं, और मैंने पहले ही उनकी कमेंट कोट की है कि कैसे मंदी मार्केट का धुआं किसी की आंखों में चला जाता है और आपको खोज जारी रखने से रोकता है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि यदि आपने 15 साल पहले एप्पल खरीदा था, तो आपको वास्तव में इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि फेड क्या चल रहा है, या अर्थव्यवस्था पर नवीनतम रीडिंग क्या है, या निवेशक जिन बेकार चीजों पर ध्यान देते हैं, और चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अवसर हमेशा मौजूद रहता है। इसे देखने का कम से कम एनेक्डोटली महामंदी को पीछे मुड़कर देखने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक आपदा थी, और फिर भी यदि आप वास्तव में युग में खोदते हैं तो आपको ऐसे लोगों की कहानियां मिलेंगी जिन्होंने इस सबसे कठिन समय में भी अच्छा पैसा कमाया है। मेरा लक्ष्य ये कहना नहीं है कि महामंदी कठिन नहीं थी। जो कुछ हुआ उसकी कोई नई व्याख्या प्रस्तुत करना या उसे बेहतर ढंग से चित्रित करना नहीं है। ये एक तबाही थी। मुद्दा ये है कि तब बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने इसका फायदा उठाते हुए बीज बोए थे। ये स्पष्ट लग सकता है कि कम कीमतें, जैसा कि ऐसी आपदाओं में पाया जाता है, 100 गुना रिटर्न कमाने के आसान अवसर पैदा करती हैं। लेकिन बुरा समय अक्सर लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से डिस्करेज करता है। मैंने ऐसा होते देखा है। सन 2008 में जब शेयर बाजार में गिरावट आई तो मेरे जानने वाले बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे थे। मार्टी विटमन ऑन मार्केट कमबैक। थर्ड एवेन्यू वैल्यू फंड का मैनेजमेंट करने वाले मार्टी विटमन ने पूरे 2007-2008 संकट के सामने आने पर अपने शेयर धारकों को बाजार में वापसी के बारे में एक पत्र लिखा था। उस पत्र में कुछ स्मार्ट थॉट्स उन्होंने शेयर किए थे। सबसे पहले विटमन एक सामान्य टिप्पणी करते हुए लिखते हैं जो काफी उचित लगती है।
सामान्य मार्केट कीमतों में गिरावट के बाद की अवधि में जोरदार वापसी करते हैं। सन 1932, 1937, 1962, 1974-75, 1980-82, 1987 और 2001-2002 में यही स्थिति थी। सन 2007-2008 की अभूतपूर्व दुर्घटना के बाद भी वापसी की संभावना प्रतीत होती है। ठीक है, अब तक हम सभी सहमत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ शेयरों में निवेशकों के लिए अड़चन है। तभी स्टॉक के वापस आने की संभावना नहीं है। यहीं पर पत्र दिलचस्प हो जाता है। वुडमैन 3 प्रकार के स्टॉक की पहचान करता है जो किसी भी प्राइस रिटर्न में किसी भी हद तक भाग लेने की संभावना नहीं रखते हैं। पहली श्रेणी में वे स्टॉक शामिल हैं जिनकी शुरुआत में अत्यधिक कीमत थी। यदि आपने अपने स्टॉक के लिए स्टूपिड प्राइसेस पे किए हैं, तो यही वो जगह है जहां आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने जो शेयर्स खरीदे वो बेस्ट हैं, तो आप इन्हें यहाँ अपना एवरेज क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि उस स्थिति के आने के बाद आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। लेकिन शेयरों में सन 2008 में 30% से 70% की गिरावट आई। वुडमैन का मानना था कि उनके कई शेयर 3 गुना या 4 गुना बढ़ सकते हैं और अभी भी एनवी के सापेक्ष सस्ते में कारोबार कर रहे हैं। यदि आपके पास वैध 100 बैगर कैंडिडेट हैं, तो ये आसानी से सच हो सकता है। दूसरे प्रकार का स्टॉक जिसके ठीक होने की संभावना नहीं है, वो है जो स्थायी हानि से ग्रस्त है। लेकिन याद रखें कि फाइनल परमानेंट लॉस तब होता है जब कोई फर्म व्यवसाय से बाहर हो जाती है, लेकिन इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मूल रूप से यहाँ विचार ये है कि कुछ बदल गया है और व्यवसाय अब वो करने में सक्षम नहीं है जो पहले था। तीसरी और अंतिम श्रेणी में वो स्टॉक शामिल हैं मंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कमजोर पड़ने के बाद, जहां पुराने आम स्टॉक धारक कमजोर पड़ने से खुद को बचाने में असमर्थ थे। ऐसा तब होता है जब कोई कंपनी घाटे को कवर करने या कर्ज चुकाने के लिए धन जुटाने के लिए नए शेयरों का एक समूह जारी करती है। यह आपकी बियर में पानी मिलाने और उसे बांटने जैसा है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने ये सबक कठिन तरीके से सीखे, लेकिन फिलहाल ये आसानी से आपके सामने है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कहते हैं कि सही से खरीदना और टिके रहना ही बेस्ट है। गिरता हुआ स्टॉक मार्केट आइडियाज को स्पष्ट और उत्तेजित करता प्रतीत होता है। जब ये बढ़ रहा होता है तो किसी को ये जानने की परवाह नहीं होती कि क्यों या कैसे, लेकिन जब ये गिरता है तो हर कोई इसके बारे में सब कुछ जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है। एल्बर्ट जे नॉक इन्फॉर्म्ड कॉमन सेंस द जर्नल्स ऑफ एल्बर्ट जे नॉक एंडी मई 1938 में एक विज्ञापन में अपने स्वयं के विजिट की बेस्ट समरी प्रेजेंट की। पहला, आने वाले सालों की अवधि में और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के संबंध में उनके पोटेंशियल रियल एंड पोटेंशियल इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर कुछ निवेशों या कुछ प्रकार के निवेश का सावधानी पूर्वक चयन। दूसरा, मोटे और बुरे दौर में इन निवेशों को काफी बड़ी इकाइयों में स्थिर रूप से बनाए रखना, शायद कई सालों तक, जब तक कि या तो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं कर लिया या ये स्पष्ट नहीं हो गया कि उनकी खरीद एक गलती थी। और तीसरा, एक बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्थिति, यानी एक पोर्टफोलियो जिसमें व्यक्तिगत हिस्सेदारी बड़ी होने के बावजूद विभिन्न प्रकार के जोखिम होते हैं और यदि संभव हो तो जोखिमों का विरोध किया जाता है। यहाँ उसी ज्ञापन से एक आखिरी सलाह दी गई है। इसलिए मुख्य रूप से मंदी एक ऐसा अनुभव है जिसे जितना संभव हो उतनी शांति और धैर्य के साथ देखना और समझना चाहिए। उनसे अधिक प्रॉफिट उठाया जा सकता है क्योंकि ऐसे अवसरों पर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज अदर सिक्योरिटीज के साथ अपनी उचित समानता से बाहर हो जाती हैं। ओवरऑल फॉर्म से इक्विटी में होलसेल चेंज एफर्ट्स की तुलना में किसी को भी उन प्रतिभूतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अनुमति नहीं देनी चाहिए जिनका दैनिक मार्केट भाव इस तथ्य से परेशान होता है। यदि ये विचार महामंदी के लिए काफी अच्छे थे, तो अब जो कुछ भी आएगा उसके लिए भी ये काफी अच्छे हैं। क्लॉयड ओडलम, बुरे समय का सर्वोत्तम उपयोग करना। क्लॉयड ओडलम को कभी कभी महामंदी में भाग्य कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन वो नहीं था। जेम्स ग्रांट, एडिटर ग्रांट्स इंटरेस्ट रेट सुपरवाइजर, ने ओडलम को एक्सेलेंट रेस्क्यू आर्टिस्ट कहा। ग्रांट ने लिखा, हम में से कोई भी भविष्य नहीं जान सकता, लेकिन ओडलम की तरह हम कभी कभी अनप्लेजेंट गिफ्ट का बेस्ट यूज कर सकते हैं। ग्रांट ओडलम पर एक बहुत अच्छा किस्सा बताने में भी कामयाब रहे। सन 1933 की गर्मियों में जब सारी दुनिया टुकड़ों में बटी हुई लग रही थी, ओडलम अपने कार्यालय में टहलता हुआ आया, अपने उदास साथियों को देखा और कहा, मेरा मानना है कि अब पैसा बनाने का पहले से कहीं बेहतर मौका है। ओडलम को सन 1930 के दशक के स्मोकिंग डेब्री में घूमना पसंद था। बैड टाइम्स अमेजिंग प्राइसिंग बनाता है। ओडलम के अजीब नाम वाले एक व्यक्ति की कहानी इस बात में से एक है कि वो महामंदी में कैसे अमीर बन गया। क्लॉयड बोस्टविक ओडलम एक वकील और उद्योगपति थे जिनका जन्म सन 1892 में हुआ था। उन्होंने सन 1923 में
$39,000 के साथ अपने इन्वेस्टमेंट करियर की शुरुआत की थी। कुछ सालों में उन्होंने बेहद कम मूल्य वाले शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों में कुछ समझदार इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इसे $7 लाख में बदल दिया। ओडलम अपने रास्ते पर था। कुल मिलाकर लगभग 15 सालों में उन्होंने उस $39,000 को $100 मिलियन से अधिक में बदल दिया। उसने महामंदी का फायदा उठाया और अपनी नई इन्वेस्टमेंट कर दी। हेलो दोस्तों, मैं आपका इस बुक में आखिर तक बने रहने के लिए आभारी हूं और एक स्टॉक पोर्टफोलियो एनालिस्ट होने के नाते मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपको इस बुक के इस लास्ट कंक्लूजन वाले चैप्टर के जरिए इंडियन मार्केट की एक छवि जरूर दूंगा। मेयर बताते हैं कि जब ये बुक थी, मेरी मुलाकात एकरे से उनके ऑफिस में हुई, जो वॉल स्ट्रीट की फ्रैंटिक पेस से बहुत दूर है। एकरे के पास कुछ 100 बैगर्स थे और जीवन भर के इन्वेस्टमेंट ने उन्हें उनके पैसे को 100 गुना बनाने के पीछे का मुख्य सिद्धांत सिखाया है। एकरे का दृष्टिकोण सरल और समझने में आसान था। वो इसे अपना 3 पैरों वाला स्टूल कहते हैं। हालांकि हम उन पर पहले ही ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर इन्हें दोहराते हुए शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। एकरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे व्यवसाय जिनका हिस्टोरिकल फॉर्म से प्राइस पर शेयर बहुत हाई रेट्स पर कंपाउंडेड होता है, हाईली स्किल्ड मैनेजर जिनके पास शेयर होल्डर्स के साथ ऐसे व्यवहार करने का इतिहास है जैसे कि वे भागीदार हों, और ऐसे व्यवसाय जो अपने फ्री कैश फ्लो को इस तरह से री इन्वेस्टेड कर सकते हैं कि अबव एवरेज रिटर्न्स एक्वायर्ड करना जारी रखें। हमने इस बुक में इन सभी के बारे में बात की है। बाकी सब कुछ इस सिद्धांत का सहायक है। यहाँ इन अन्य सिद्धांतों का सारांश दिया गया है। पहला, जब आप सबसे बड़े खेल की तलाश में हो तो किसी भी छोटी चीज पर निशाना साधने का लालच न करें, यानी शॉर्ट टर्म गेन को इग्नोर करें। 100 बैगर्स को खोजने के लिए नियम नंबर 1 ये है कि आपको उनकी तलाश करनी होगी। शेयरों पर सीमित मानसिक बैंडविड्थ बर्बाद न करें। आपके पास स्टॉक पुनः खोज के लिए समर्पित करने के लिए केवल इतना समय और बहुत सारे संसाधन हैं। अपने प्रयासों को बड़े खेल पर केंद्रित करें, जैसे हाथी। दूसरा, विकास, विकास और अधिक डेवलपमेंट। बाय राइट एंड होल्ड ऑन, यानी सही स्टॉक्स को खरीदो और उसे लंबे समय तक होल्ड करो, जैसे किताब में एक केस स्टडी थी जिसमें थॉमस के एक फ्रेंड पीट ने, जो बाय प्रोफेशन इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टर थे, उन्होंने अपनी एक ब्रोकिंग फर्म चालू करने के लिए एक गलती ये की कि उन्होंने अपने सारे IBM के स्टॉक्स को बेच दिया और खुद का ब्रोकरेज बिजनेस शुरू करने के लिए सारा पैसा वहां डाल दिया। उन्होंने अपने सारे स्टॉक्स जो उनके पास थे $8 लाख में बेच दिए और कुछ ही सालों में IBM का स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उस $8 लाख की वैल्यू 10 गुना हो चुकी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर उन्होंने इन स्टॉक्स को नहीं बेचा होता तो वो कितने पैसे कमा लेते, और ये वैल्यू उनके ब्रोकरेज फॉर्म से काफी ज्यादा गुना की थी। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब थॉमस की हेल्थ रीजन की वजह से डॉक्टर को पेमेंट करना था, तब उन्होंने सन 1954 में पोलरॉइड स्टॉक्स को बेचकर $6 लाख डॉक्टर को पे किए, लेकिन उन स्टॉक्स का वैल्यू आने वाले 20 सालों में $70 करोड़ हो चुका था। तो थॉमस फिल्म कहते हैं कि मुझे वो डॉक्टर का विजिट बहुत महंगा पड़ गया। तीसरा, प्रायोरिटी टू लोअर मल्टीपल्स। आप मूर्खतापूर्ण कीमत नहीं चुकाना चाहेंगे। मान लीजिए कि आप कमाई करने वाली कंपनी के लिए 50 गुना कमाई का भुगतान करते हैं। पिछले साल कमाई में $1 हुई। सोचें कि इसे 100 बैगर बनाने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। आपको कमाई को 100 गुना बढ़ाने की जरूरत है और आपको प्राइस अर्निंग्स रेशो को 50 पर बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि प्राइस अर्निंग्स रेशो गिरकर 25 हो जाता है तो आपको आय को 200 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। ट्विन इंजन इमेजिन करिए कि एक कार है जो 500 किलोमीटर 10 घंटे में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उस कार में सिंगल इंजन की वजह से आपको कार को बार बार रेस्ट देना होगा और शायद ये सेफ भी नहीं है एक बार में अपनी कार को इतना लंबा ड्राइव करना। वहीं दूसरी कार है जिसमें आपके पास 2 इंजन है। इसका फायदा ये है कि आप डिस्टेंस भी जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं और आपको रेस्ट भी कम देना पड़ेगा। ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है और इसमें एक कंपनी को 100 गुना रिटर्न्स देने के लिए 2 इंजन से चलना होगा। इंजन नंबर 1 है ग्रोथ इन अर्निंग और इंजन नंबर 2 है ग्रोथ इन रेशियो। पहला इंजन है ग्रोथ। इन्होंने किसी भी कंपनी को 100 बैगर बनाने के लिए कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ इन अर्निंग में इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। अगर कंपनी लगातार पैसे कमाएगी तभी तो उसे ग्रोथ मिलेगी। इन शॉर्ट, कंपनी को हर एक डायमेंशन में ग्रोथ करनी पड़ेगी, जैसे रेवेन्यू में, अर्निंग्स में, प्रॉफिट मार्जिन में, मार्केट शेयर में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट EPS में, यानी अर्निंग पर शेयर में। ऐसा देखा गया है कि अगर EPS कंपनी की बढ़ती है तो उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है और EPS का मतलब है एक कंपनी अपने एक शेयर से कितना कमाती है। इन्वेस्टमेंट को इतना कठिन मत बनाइए।
हमने पहली स्टडी में देखा था कि कैसे मूल्य आय अनुपात 20 से 10 तक गिरने से निवेशकों को जिलेट की आय वृद्धि से मिलने वाला रिटर्न कम हो गया। लेकिन दूसरी ओर यदि आप 100 बैगर्स बनाना चाहते हैं तो आपको डंपस्टर डाइविंग नहीं करनी चाहिए। महान शहरों के पास एक तैयार प्रशंसक क्लब है और कई लोग अपना अधिकांश समय अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब बिताएंगे, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे। बेहद सस्ती कीमतों पर वास्तव में बढ़िया व्यवसाय पाना दुर्लभ है। यदि आप अपना समय 5 के प्राइस अर्निंग्स रेशो वाले शेयरों को ट्रोल करने या बुक वैल्यू या उसके समान भारी छूट पर व्यापार करने में बिताते हैं तो आप गलत क्षेत्रों में शिकार कर रहे हैं। कम से कम 100 बैगर्स के मामले में बेशक आप वहाँ भाग्यशाली हो सकते हैं, लेकिन लेस हार्श सेटिंग में टारगेट मोर प्रॉस्पेरस होते हैं। मैं लोअर मल्टीपल्स को पसंदीदा कहता हूँ क्योंकि आप इनमें से किसी भी चीज के बारे में कठोर नियम नहीं बना सकते। कई बार ऐसा भी होता है जब 50 गुना कमाई भी एक फायदे का सौदा होती है। आपको अपने द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत को बैलेंस्ड अगेंस्ट अदर फैक्टर्स करना होगा। याद रखें, टाइम इज द फ्रेंड ऑफ ग्रेट बिजनेस और आप एक अच्छे व्यवसाय के लिए अधिक भुगतान कर सकते हैं। बर्कशायर हैथवे के उपाध्यक्ष चार्ली मंगर ने कहा, लंबी अवधि में किसी स्टॉक के लिए उस व्यवसाय की तुलना में बेहतर रिटर्न एक्वायर करना कठिन होता है जिसके आधार पर वो कमाई करता है। यदि व्यवसाय 40 सालों में अर्न्स 6% ऑन कैपिटल और आप इसे 40 सालों तक अपने पास रखते हैं तो आपको 6% रिटर्न से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, भले ही आप इसे मूल रूप से भारी छूट पर खरीदें। इसके विपरीत यदि कोई व्यवसाय 20 या 30 सालों में पूंजी पर 18% कमाता है, भले ही आप महंगी दिखने वाली कीमत चुकाएं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। गुडमैन ने लिखा, That quote is the cornerstone of the 100 bagger philosophy। हम पूंजी पर बहुत अधिक रिटर्न वाली कंपनियों की तलाश कर रहे हैं। ये उन प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है जिन्हें 100 बैगर्स को पूरा करना होगा और ये उदाहरण बात को सिद्ध करता है। यहाँ मंगर की टिप्पणी में कुछ जान फूंकने के लिए एक स्टडी है। आप देख सकते हैं कि 6% रिटर्न 18% रिटर्न से कितना नाटकीय रूप से भिन्न है। नंबर 2 और नंबर 3 एक साथ, उसे फॉलो करें जिसे मैं 100 बैगर का जुड़वा इंजन कहता हूँ। जब आपको टू मच ग्रोथ एंड लो मल्टीप्लायर मिलता है तो आपको 100 बैगर्स का जुड़वा इंजन मिलता है। यहीं से आपको वास्तव में कुछ बेहतरीन लिफ्ट मिलती है। दोनों कारक आपके पक्ष में काम करते हैं। इससे पहले बुक में हमने एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ MTY फूड्स देखा था। वहां हमने 3.5 गुना कमाई पर स्टॉक की शुरुआत की थी। कमाई बढ़ी 10 सालों में 12.4 गुना, लेकिन स्टॉक 100 बैगर था क्योंकि प्राइस अर्निंग्स रेशो 3.5 से 27 हो गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये दुर्लभ है, लेकिन ये बात को अच्छी तरह से बताता है। मान लें कि किसी कंपनी का बुक वैल्यू प्रति शेयर $10 है और वो उस पूंजी पर 15% कमाती है। एक वर्ष के अंत में यदि स्टॉक कोई डिविडेंड नहीं देता है तो बुक वैल्यू $11.50 प्रति शेयर होगी। दूसरे वर्ष के अंत में ये $13.22 होगा और तीसरे वर्ष के अंत में $15.20 होगा। फेल्प्स लिखते हैं, 5 साल में कंपनी की बुक वैल्यू दुगनी हो जाएगी, 10 सालों में ये 4 गुना हो जाएगा, 33 सालों में ये 100 गुना बढ़ जाएगा। यदि कंपनी ने डिविडेंड का भुगतान किया होता तो कहानी काफी अलग होती। मान लीजिए कि उसने अपनी कमाई का 1/3 भुगतान कर दिया, तब इसकी पूंजी को 4 गुना करने में 10 नहीं बल्कि 15 साल लगेंगे और 33 सालों में ये 100 बैगर होने के बजाय 23 गुना ही हो पाएगी। स्पष्ट रूप से फेल्प्स ने निष्कर्ष निकाला, अधिकतम विकास चाहने वाले निवेशक के लिए डिविडेंड एन एक्सपेंसिव लग्जरी है। यदि आपके पास आय होनी चाहिए तो अपने वित्तीय डॉक्टर से ये अपेक्षा न करें कि वो कैपिटल प्रॉफिट से मेल खाएगा जो कि डिविडेंड के बिना प्राप्त किया जा सकता है। जब आप दूध देने के लिए गाय खरीदते हैं तो उसे अपने पड़ोसी के घोड़े के खिलाफ दौड़ाने की योजना न बनाएं। एक्रे के साथ हमने डिविडेंड का यही नजारा देखा। हालांकि डिविडेंड के लिए एक जगह है और वे कई 100 बैगर्स के समग्र रिटर्न के लिए इम्पोर्टेंट रहे हैं। हालांकि हमें ऐसी कंपनी को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अपनी सारी कमाई को हाई क्लिप पर पुनः प्राप्त कर सके। यदि वो डिविडेंड का भुगतान करता है तो वो कम पूंजी है जिसे उसे री इन्वेस्ट करना होगा और इससे रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें कि यदि डिविडेंड एक बाधा है तो उधार लिया गया धन गति बढ़ाने वाला है। इफ डिविडेंड्स आर अ हिंड्रेंस, बोरोड मनी इज अ स्पीडस्टर। एक कंपनी जो अपनी पूंजी पर 15% कमाती है वो कुछ ऋण लेकर इसे 20% तक बढ़ा सकती है, लेकिन इससे स्टॉक का जोखिम भी बढ़ जाता है। 100 बैगर को नेट करने के अन्य तरीके भी हैं। प्राकृतिक संसाधनों की खोज, जैसे कि एक महान नया तेल क्षेत्र आपको 100 बैगर दिला सकता है। नए आविष्कार और नई ब्लॉकबस्टर दवाएं भी ऐसा ही कर सकती हैं, लेकिन इनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। इसलिए मैं इसके बजाय हाई रिटर्न की तलाश पर जोर दूंगा। पूंजी पर और सालों तक री इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न देने की क्षमता। नंबर 5, छोटी कंपनियों को प्राथमिकता।
ये स्पष्ट लग सकता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। एप्पल चाहे वो कितना भी महान रहा हो और है, मौजूदा स्तरों से 100 बैगर नहीं बनेगा। बाजार में स्टॉक का मूल्य $3 ट्रिलियन है। यहाँ से 100 गुना रिटर्न इसे $300 ट्रिलियन तक ले जाएगा। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार से 15 गुना से भी अधिक है। ये अभी कुछ समय के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या का नियम कुछ बिंदु पर आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर, आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आपको माइक्रो कैप में गोता लगाने और 25 सेंट स्टॉक खरीदने की जरूरत है। स्टडी में 365 नियमों की औसत बिक्री का आंकड़ा लगभग $170 मिलियन था। ये मुद्रास्फीति के लिए अनुचित है। ये बस आपको दिखाता है कि 100 बैगर्स बड़ी कंपनियों के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। बिक्री का $170 मिलियन किसी भी युग में एक बड़ा व्यवसाय बनता है। एक सामान्य नियम के रूप में मैं वो स्टॉक जिनका मार्केट का $300 मिलियन से कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल वैल्यूज कंपनी की शेयर्स में, यानी अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस $1 है और उसे 10 लोगों ने खरीदा है तो कंपनी का मार्केट कैप होगा $10। तो बेसिकली माइक्रो कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो अभी छोटे हैं बिजनेस एंड साइज में, जिस कारण उनमें स्कोप भी ज्यादा होता है 100 बैगर बनने का। नंबर 6, ओनर ऑपरेटर्स को प्राथमिकता। हमने इस विचार पर एक पूरा अध्याय बिताया। पिछले 50 सालों के कई महानतम बिजनेस के पीछे एक मानवीय चेहरा था, दूरदर्शिता, दृढ़ता और कौशल वाला एक मालिक। वॉलमार्ट में सैम वॉल्टन, एप्पल में स्टीव जॉब्स, अमेज़न पर जेफ बेजोस, बर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफेट। सूची काफी लंबी है और हमने पिछले अध्यायों में उनमें से कई का उल्लेख किया है। एक महान ओनर ऑपरेटर होने से आपका दृढ़ विश्वास भी बढ़ता है, ये जानते हुए कि मेरे पास खेल के शीर्ष पर एक प्रतिभाशाली ओनर ऑपरेटर है। मुझे मुश्किल दौर में भी किसी स्टॉक को बनाए रखना आसान लगता है। मैं आपको एक ऐसी बात भी याद दिलाऊंगा जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी स्टॉक इसलिए नहीं बनता है कि आप पैसा कमा सकें। प्रत्येक स्टॉक आपके लिए केवल इसलिए उपलब्ध है क्योंकि कोई इसे बेचना चाहता था। इसके बारे में संक्षेप में सोचने पर ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि आप किसी स्टॉक में पैसा बनाने की उम्मीद करें, लेकिन ओनर ऑपरेटर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करना ये सोचने का एक अच्छा कारण है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि तब आप भागीदार बन जाते हैं। आप अपना पैसा उन्हीं प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका स्वामित्व व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले लोगों के पास होता है। जो उनके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है, और इसके विपरीत। ये सही नहीं है, लेकिन ये अक्सर ऐसे मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है जो मालिक नहीं है। ये सदियों पुरानी एजेंसी समस्या को हल करने में मदद करता है। ओनर ऑपरेटर्स की तलाश करें और उन्हें प्राथमिकता दें। ये पसंदीदा है लेकिन आवश्यक नहीं है। ऐसे व्यवसाय भी हैं जिनके लिए सीईओ का नाम बताना कठिन होगा। हमारे स्टडी की समय अवधि 1962 से 2014 में जिलेट 100 बैगर था, और फिर भी मुझे इसके सीईओ या इसके किसी सीईओ का नाम बताने में कठिनाई हो रही है। और कंपनियां अपने संस्थापकों और ओनर ऑपरेटर्स से आगे निकल जाती हैं, लेकिन ऐसा हो तो बेहतर है। नंबर 7, आपको समय चाहिए। बैसाखी के रूप में कॉफी कैन दृष्टिकोण का उपयोग करें। एक बार जब आप एक स्टॉक ढूंढने के लिए ये सब काम कर लेते हैं जो 100 बैगर बन सकता है, तो आपको इसे समय देने की आवश्यकता है। सन 1980 में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी कैपिटल ग्रुप में टॉप पोर्टफोलियो मैनेजर और जर्नल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सन 1984 में उन्होंने कॉफी कैन पोर्टफोलियो को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। कॉफी कैन कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, जब लोग अपनी कीमती चीज कॉफी कैन में रखा करते थे, अपने मैट्रेस के अंदर छुपाया करते थे। पहले वेस्टर्न कंट्रीज में इसके पीछे 2 रीजंस थे। नंबर 1, सिक्योरिटी। नंबर 2, इमरजेंसी फंड। तो कॉफी कैन पोर्टफोलियो का आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं और उसे होल्ड करते हैं मिनिमम 10 साल के लिए, और इन 10 सालों में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, स्पेशली आप उसे बेचते नहीं हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ना बेचने का। रॉबर्ट को भी जब किसी एक दूसरी बड़ी कंपनी में काम करते थे जहां वो इंडिविजुअल व्यक्ति को काउंसलिंग करते थे और स्टॉक्स भी रेकमेंड करते थे, अब एक बहुत ही यूनिक केस स्टडी उनके पास आया। एक लेडी उनके पास आई जिसके पति का देहांत हुआ था। उस लेडी और उसके हस्बैंड ने पिछले 10 साल से इस कंपनी के लॉयल कस्टमर थे, लेकिन एक ट्विस्ट ये था कि जब रॉबर्ट को भी उन्हें बाय रेकमेंड करते तो वो तुरंत ही कभी 3 लाख कभी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन जब भी रॉबर्ट या उनकी टीम उनको सेल करने के लिए बोलते तो वो इस कॉल को इग्नोर करते थे। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ स्टॉक्स 60 से 80% अपना वैल्यू गवा चुकी थी, पर कुछ स्टॉक्स जिसमें उनके क्लाइंट ने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो अब 80 से 90 लाख डॉलर के हो चुके थे, और एक स्टॉक ऑलमोस्ट 70 से 80 गुने की रिटर्न दे रहा था, और वो कंपनी थी जेरोक्स। तो इस मेथड से हमें 2 लर्निंग सीखनी है।
नंबर 1, कॉफी फैन मेथड ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रीट्स है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। बेस्ट कंपनी की स्टॉक्स को बाय करो और उसे होल्ड करो लंबे समय तक, मिनिमम 10 साल के लिए। नंबर 2, कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स आप चुनते हो उसमें आपको ध्यान देना है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हो और आपको सिर्फ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी के साथ ही इन्वेस्टेड रहना है। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि स्टॉक्स को हर साल कितना कंपाउंड करना पड़ेगा जिससे कि वो 100 बैगेज बन सके। अगर 14% हर साल एक स्टॉक ग्रो होता है तो 35 साल लगेंगे उसे 100 बैगेज बनने में। उसी तरह अगर वो 36% हर साल ग्रो होता है तब 15 साल में ही आपका इन्वेस्टमेंट 100 गुना हो जाएगा। करने में 26 साल लगते हैं। ये जानने के बाद आपको अपनी सबसे खराब प्रवृत्ति अधीरता पर कार्रवाई करने की आवश्यकता, वो शक्तिशाली भावना जिसे आपको कुछ करने की आवश्यकता है, आपको उसे हराने का एक तरीका ढूंढना होगा। इस हानिकारक प्रवृत्ति को हराने के लिए मैं आपको बैसाखी के रूप में कॉफी कैन प्रदान करता हूँ। मैं कॉफी कैन दृष्टिकोण का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और हमने इस विचार की खोज में एक पूरा अध्याय बिताया। तकनीक की प्रतिभा इसकी सरलता में निहित है। आप अपने पैसे का कुछ हिस्सा लेते हैं और एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाते हैं। आप इसमें जो भी डालते हैं उसे आप 10 साल तक रखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इतना ही। 10 सालों के अंत में आप देखेंगे कि आपके पास क्या है। कॉफी कैन का अनुभव कहता है कि आपको वहाँ कम से कम एक बड़ा विजेता मिलेगा। कॉफी कैन सिद्धांत कहता है कि यदि आपने अपने स्टॉक को अधिक सक्रिय रूप से प्रबंधित करने का प्रयास किया होता तो आपने इस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया होता। आप इसे नौटंकी कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्टॉक को अकेला छोड़ने का कोई तरीका खोजें। उन्हें बेलों पर पकने दो। उन्हें बहुत जल्दी न चुनें और न ही उन्हें जल्दी बेचें। नंबर 8, आपको वास्तव में एक अच्छे फिल्टर की आवश्यकता है। वहाँ शोर की एक दुनिया है। वित्तीय मीडिया विशेष रूप से खराब है। हर दिन कुछ इम्पोर्टेंट घटित होता है या इसलिए वो आपको विश्वास दिलाएंगे। वे बाजार के हर उतार चढ़ाव के बारे में बताते हैं। वो हर फेड बैठक को कवर करते हैं। वो आर्थिक आंकड़ों और रिपोर्टों की अंतहीन धारा का दस्तावेजीकरण करते हैं। वो स्टॉक मार्केट के पीड़ितों की अंतहीन परेड के लिए एक मंच देते हैं। हर कोई बाजार को जानने का प्रयास करना चाहता है या भविष्यवाणी करना चाहता है कि ब्याज दरें कहाँ जाएंगी या तेल की कीमत या जो भी हो। 100 बैगर्स के मेरे अपने स्टडी से पता चलता है कि ये सब समय की कितनी दयनीय बर्बादी है। 100 बैगर्स की तलाश में ये एक बड़ी व्याकुलता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि स्टॉक की कीमतें सभी प्रकार के कारणों से बढ़ती हैं। कभी कभी स्टॉक एक महीने में बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है, ऊपर या नीचे, और फिर भी व्यवसाय समय के साथ और अधिक धीरे धीरे बदलता है। इसके बड़े बड़े उदाहरण हर जगह मौजूद हैं। आपने ऐसे महीने देखे हैं जहां स्टॉक में एक महीने में 20% की गिरावट आई। कुछ ऐसे भी हुए जहां इससे भी अधिक गिरावट हुई, और आप ऐसे महीने देखते होंगे जहां स्टॉक 20% या उससे अधिक उछला। कम से कम कुछ उदाहरणों में ये चालें एक के बाद एक थीं। अब आप जानते हैं कि मॉन्स्टर के बिजनेस में उन किसी भी महीनों में इतना अधिक बदलाव नहीं आया। हम बेवरेज बनाने वाली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम गतिविधियों के बावजूद स्टॉक अधिकांश समय ऊपर की ओर बढ़ता रहा। हालांकि उन सभी समयों के बारे में सोचें जब स्टॉक ने 20+% का गोता लगाया था। आप इसे दिन ब दिन कितनी बार देखते होंगे? इसकी कितनी संभावना है कि आपने इसे बेच दिया होगा? हो सकता है कि 20% की गिरावट के बाद आपने अगले अवसर पर बाहर निकलने का फैसला किया हो, तो आप एक अच्छे महीने के बाद बेच चुके होंगे। इतना गहन निरीक्षण और हाथ पैर मारना समय की बर्बादी होगी। इसका व्यापार करने का प्रयास एक गलती होगी। मॉन्स्टर एक शानदार स्टॉक था और आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। एक और टेम्पटेशन ये है कि शेयर बाजार कहाँ जा रहा है, इस पर बहुत अधिक चिंतित होना। लोग अक्सर इस पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। बड़ी तस्वीर वाली भीड़ S&P 500 जैसे शेयर मार्केट सूचकांकों का स्टडी करना पसंद करती है। वे भविष्य के रिटर्न का रास्ता जानने के लिए CAP अनुपात और अन्य मैट्रिक्स का हवाला देना पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे कि S&P 500 महंगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टॉक छोड़ देना चाहिए। जब तक आप स्वयं सूचकांक के खरीदार नहीं हैं, ये आज बढ़िया स्टॉक ढूंढने के बिजनेस के लिए रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको एक ऐतिहासिक उदाहरण देता हूँ। 1966 से 1982 तक बिग पिक्चर क्राउड इस 17 साल की अवधि को स्टॉक के लिए डेड मनी के रूप में साइट करना पसंद करती है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज बेसिकली कहीं नहीं गया। ये डिस्प्ले अपीयरेंस से भी बदतर था क्योंकि इस अवधि के दौरान इन्फ्लेशन डेटा हायर था। इस प्रकार आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आप स्टॉक में नहीं रहना चाहते। लेकिन 1 से 100 का रिटर्न देने वाले शेयरों पर मेरे शोध से पता चला
ऐसे 187 स्टॉक थे जिन्हें आप 1966 और 1982 के बीच खरीद सकते थे, जो आपके पैसों को 100 गुना बढ़ा देते। वास्तव में उस 17 साल की अवधि के दौरान यदि आप धैर्य बनाए रखते तो आपके पास हर महीने अपना पैसा 100 गुना बढ़ाने के कम से कम 1 दर्जन अवसर होते। कुछ मामलों में आपको बहुत लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता। साउथवेस्ट एयरलाइंस ने सन 1971 से शुरू होकर लगभग 10 सालों में 100 गुना से अधिक रिटर्न दिया। लेस्ली वेक्सलर के एल ब्रांड्स ने 1978 से शुरू होकर लगभग 8 सालों में ऐसा किया। सन 1966 में आप H&R ब्लॉक खरीद सकते थे और 2 दशकों के भीतर $10,000 के इन्वेस्टमेंट को $1 मिलियन में बदल सकते थे। याद रखें कि इंडेक्स आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह के माहौल में हैं। हाई कीमत वाले मार्केट में अच्छे अवसर ढूंढना निश्चित रूप से कठिन है और मार्केट के निचले स्तर पर बड़े विजेताओं को ढूंढना आसान है, लेकिन शायद खुद को उन्हें खरीदने के लिए मजबूर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे समय में डर बहुत ज्यादा होता है। इन तथ्यों से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि इस अनुमान से ज्यादा परेशान न हों कि शेयर मार्केट कहाँ जा सकता है। बेहतरीन विचारों की तलाश करते रहें। यदि इतिहास कोई मार्गदर्शक है तो वे हमेशा मौजूद हैं। जैसा कि मैं कहता हूं, आपको वास्तव में एक अच्छे फिल्टर की आवश्यकता है। और इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ऐसा नहीं है कि सभी कुछ अमेरिकन मार्केट में है। हमारे एनएसई में कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, ऐसे कई सारे शेयर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टर के पैसों पर 100 गुना से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, 30 दिसंबर 2002 में उनका एक शेयर का प्राइस था 8.26 और 16 जनवरी सन 2023 में इसका एक शेयर का प्राइस है 1,784 रुपए 80 पैसे, ऑलमोस्ट 200 गुना ज्यादा। यानी कोटक महिंद्रा बैंक एक 100 बैगेज नहीं बल्कि 200 मेगा स्टॉक है। टाइटन कंपनी लिमिटेड की बात करें तो 30 दिसंबर 2002 में इनका एक शेयर का प्राइस था 70 और 16 जनवरी सन 2023 में इसका एक स्टॉक का प्राइस है ऑलमोस्ट 2400। तो ये अप्रोक्सीमेटली 650 टाइम्स ग्रो हुआ है सिर्फ 20 सालों में। एशियाई पेंट्स का 1 जनवरी 1999 में एक शेयर का प्राइस था 11.88 और आज इसका प्राइस है अराउंड 2900, जो अप्रोक्सीमेटली 250 गुना है। तो बेसिक लेसन यही है कि हमें लंबे समय तक होल्ड करके रखना है सही कंपनी को, लेकिन आजकल लोगों का होल्डिंग पीरियड सिर्फ कुछ महीने का है। थॉमस फिल्म की बुक में सन 1932 से 1971 के बीच कंपनी पे रिसर्च किया गया है, लेकिन इस बुक में सन 1962 से 2004 तक स्टडी किया गया है। इस स्टडी में 365 उस कंपनी पर रिसर्च किया गया है जो आपके 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर दिया होता। क्योंकि इंडिया के टॉप बड़ी कैप कंपनी जैसे रिलायंस, TCS, HDFC ये सब 100 टाइम्स ग्रो नहीं होंगे आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि इन्होंने बहुत ग्रोथ अचीव कर लिया है लास्ट 20-30 इयर्स में। तो जितने भी लेटेस्ट स्टॉक्स हैं BSE में, उनमें से अगर आप 100-200 स्टॉक्स को हटा देते हैं तो जो बाकी लिस्टेड कंपनी है उसमें ज्यादा पोटेंशियल है 100 बैगर्स बनने का। कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। अब तक आप समझ गए होंगे कि 100 बैगर्स पैदा होने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। उनके लिए स्क्रीनिंग का कोई आसान तरीका नहीं है। फिर भी इस लास्ट चैप्टर में मैंने चीजों को आवश्यक सिद्धांतों तक सीमित कर दिया। इसे संभाल कर रखें और 100 बैगर्स की तलाश में इसे बार बार सुनें। मैं आपके अच्छे भाग्य और आपके अपने इन्वेस्टमेंट कार्यों में 100 बैगर बनने की कामना करता हूं और मुझे आशा है कि ये छोटी सी बुक आपकी सफलताओं में किसी न किसी रूप में योगदान देगी।